डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो now what is an electric motor? Electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. You guys are familiar from this topic. So you have already studied fluid mechanics, right? Yes, sir. तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर के जरिए मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर एज ए बाय प्रोडक्ट हमारे पास हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन इन इलेक्ट्रिक मोटर इज मोस्टली कॉन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें होता है। ठीक है, ये आपको पता होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कॉइल रोटेट होती है, उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। So AC motor relies on alternating current to establish the desired magnetic field, while DC motor use direct current। ठीक है, ये तो पता है कि AC मोटर अल्टरनेटिंग करंट पे चलता है और DC मोटर DC पे चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इन करते हैं, लेकिन हमें आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। Right. So electric motors are generally categorized into AC motors and DC motors. But in today's topic, we will be focusing on DC motors, two types: the brush type motors and the brushless motors. Now, in brushless and brush type motor, we'll discuss the permanent magnetic motor, and in the brushless motor, we'll discuss the stepper motor. ठीक है, तो because in mechatronics we use the DC motors. ठीक है, तो उसमें फिर आपके पास दो टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा, वर्किंग ऑपरेशंस वगैरह के, ब्रश मोटर क्या होता है और ब्रशलेस क्या होता है। ब्रश में आपको मैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का बताऊंगा, स्टेपर मोटर में आपको स्टेपर, ब्रशलेस में आपको मैं स्टेपर के एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, सो डीसी मोटर्स और एसी मोटर्स के अपने एडवांटेजेस, प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज और कॉन भी, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये आप देख लें, आई डोंट नीड टू गो इनटू दिस, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। ठीक है, कि इसमें स्पीड एप्लीकेशन में होती है, पावर लो होती है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, उसमें हाई पावर फैक्टर होता है और लॉन्ग स्पीड के लिए चलते हैं एसी मोटर। सो आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या एडवांटेज है, कौन सा एडवांटेज। ठीक है, अच्छा, डीसी मोटर एक्चुअली आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, ये बात जो अभी बताई गई है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि डीसी मोटर को कंट्रोल करना आसान है। जब हम स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम वोल्टेज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और जब आप डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, वोल्टेज को रिवर्स कर लेते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मैंने आपको ये बताया कि जब आप वोल्टेज को 0 से 5 पे ले जाते हैं तो आप एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। जब आप वोल्टेज को वापस 5 वोल्ट से 0 वोल्ट पे ले आते हैं, ठीक है, तो आप रोटेशन की डायरेक्शन को वापस दूसरी साइड पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आप इंक्रीज करोगे एक डायरेक्शन में, वोल्टेज इंक्रीज करो तो एक डायरेक्शन में मोशन होगी, जब आप वोल्टेज को डिक्रीज करो तो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। अच्छा, सो ये डीसी मोटर में रोटेशन किस तरह होती है, स्पीड और डायरेक्शन की कंट्रोल की, किस तरह डायरेक्शन कंट्रोल होगा, किस तरह स्पीड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये हमारे पास एक एच एच ब्रिज सर्किट होता है, एच शेप में। अगर आप इसको देखें ना, ये डायग्राम ये ऑलमोस्ट एच शेप का है। तो ये डायग्राम जो नजर आ रहा है ना, बीच में ये आर्मेचर है। ठीक है, और साइड पर ये चार ट्रांजिस्टर पॉइंट्स हैं, चार। ठीक है, लेफ्ट साइड पर दो हैं और राइट साइड पर दो हैं, स्विचेस हैं। तो चार स्विचेस के जरिए हम इसके स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब जिस स्विच को हम ऑन करेंगे उस हिसाब से, देखिए ये नीचे देखिए कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, तो हम इस कंप्यूटर से इसको सिग्नल भेजेंगे ऑन ऑफ का। उस हिसाब से ये जो ऊपर वाले पिन है ये वोल्टेज लाइन है, नीचे जो है ये ग्राउंड है। ठीक है, 0 वोल्ट है, और ये हाई पोटेंशियल है। ठीक है, 5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हम जिस चीज को जिन पिन को पावर एक्टिवेट करेंगे, अकॉर्डिंगली उस तरह सर्किट बनेगा और इस तरह डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसमें बायपोलर ऑपरेशन होता है। बायपोलर ऑपरेशन क्यों होता है, एक डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये बायपोलर हो गया। ठीक है, दो डायरेक्शन में रोटेशन होती है। ठीक है, और स्पीड हम इनपुट वोल्टेज के जरिए कंट्रोल करते हैं, जो ये डीसी मोटर की स्पीड होगी। ठीक है, अच्छा अब देखें, एग्जांपल है कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मैं जरा ये कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ब्लू।
हम क्या करेंगे, हम इस पिन को हाई करेंगे, ये स्विच को, ये जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और इसको यानी राइट टॉप को और लेफ्ट बॉटम वाले पिन को जब हम इसको हाई कर लेते हैं तो होता क्या है, यहां से हम इसको हाई करेंगे, ठीक है, ये हाई हो जाएगा, ठीक है, और यहां से हम इस पिन को हाई करेंगे। जब इसको हाई करेंगे तो यहां से वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर यहाँ से इस तरह फ्लो कर रहता है। जब ये वोल्टेज होगा तो होगा क्या, हमारे पास रोटेशन शुरू हो जाएगी इस तरह की, फॉरवर्ड ऑपरेशन इसे कह देंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में रोटेशन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसका दूसरा जो है रिवर्स ऑपरेशन में, अगर आपने दूसरे दूसरे पोल्स में इसको रोटेट करना है तो हम अगर इस पिन को हाई करेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले इस पिन को हाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा तो यहां से यहां तक करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, 5 वोल्ट का। जब करंट फ्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास रोटेशन इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी, तो ये दूसरे डायरेक्शन में करंट रिवर्स, इसे कहते हैं रिवर्स। देखिए यहाँ पर हम इनपुट कम्बिनेशन में देते हैं, इन इस ब्रिज को 0 0 0 1 0 1 पे एक डायरेक्शन में रोटेट होता है, 1 0 1 0 में वो दूसरे डायरेक्शन में रोटेट होता है कंप्यूटर से, फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये एच ब्रिज के पिंस को कंट्रोल करके हम, ये ट्रांजिस्टर स्विचेस जो हैं, ये ट्रांजिस्टर स्विचेस हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास, ये ट्रांजिस्टर स्विचेस को जब हम ऑन ऑफ कर लेते हैं ना, किसको, बास को ऑन रखेंगे, बास को ऑफ रखेंगे, तो उस हिसाब से ये पावर कंट्रोल करते हैं रोटेशन। अच्छा, इसी तरह अगर आप मोटर को स्टॉप रखना चाहते हो कि ब्रेक अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये वाला पिन, इसको, ये दोनों अपर अपर ट्रांजिस्टर को जब आप हाई कर लोगे तो देयर विल बी नो, इस तरफ से भी करंट है, इस तरफ से देयर विल बी ग्राउंड पे, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रल मोड में चला जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक, कहते हैं ब्रेकिंग ऑपरेशन। तो उसके लिए आपको 0 1 1 0 0 कोड 1 देना पड़ेगा, ठीक है, डीसी मोटर को। इसी तरह अगर आप दूसरे पिंस को, ये नीचे वाले पिंस को भी 0 0 दोनों को एक्टिवेट करें तो ये भी ब्रेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो जब सेम लेवल पे आप दोनों पिंस को पावर, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, ये ब्रेक फॉर्म में होगा, ये स्टॉप होगा, ठीक है, चलेगा नहीं। तो आप ये कोड भी दे सकते हैं 0 1 1 0 या 1 0 0 0, ठीक है, तो ये स्टॉप रहेगा, एच ब्रेक जो होगा। अच्छा, एक होता है शूट थ्रू। शूट थ्रू ये होता है कि ये आप इसको एक इम्पैक्ट यानी इम्पल्स सा दे देते हो करंट का, ठीक है, कंटिन्यूस करंट नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें आप सेम साइड पर हायर और लो को पिन को एक्टिवेट कर लेते हो, चाहे वो लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर हो, दोनों साइड पर। अगर आप लेफ्ट साइड पर कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से करंट यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर इसको एक झटका मिलेगा, इसे कहते हैं शूट थ्रू, ठीक है, इसको एक झटका मिलेगा तो एक तेज सा झटका, जिस तरह आप किसी ब्लेड को घुमाने, पेन के फिंग्स को थोड़ा सा झटका देते हैं तो वो घूम जाता है, इनर्शिया, इसको एक रैपिड इनर्शिया मिल जाता है, इसको कहते हैं शूट थ्रू, ठीक है। तो ये डिजायरेबल नहीं होता। इसी तरह ये सेम सिनेरियो अगर आप राइट साइड के उसके साथ करें, यानी सेम, यानी आप सेम लेवल पे सेम साइड पर पिंस कनेक्ट करें, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड के पिंस या दोनों राइट साइड के पिंस, अगेन यही काम करते हैं शूट थ्रू वाला, ठीक है। तो ये भी अनडिजायरेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एकदम इसको एक झटका मिलेगा, ठीक है, ये एक रैपिड इम्पल्स इसको मिलेगा, ये घूमेगा, दिस इज नॉट डिजायरेबल। हमेशा आपको एक ऊपर और एक नीचे लेकिन अपोजिट साइड से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इस तरह स्टैंडर्ड यहाँ पर है, अगर आपने फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में करना हो। इसके अलावा अगर आप उसको फ्री रन में रखना चाहते हैं तो सारे पिंस को 0 0 पे करें तो ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, इसे कहते हैं फ्री रन मोड, ये फ्री रन मोड में रहेगा। और अगर आप शूट मोड का एक और थर्ड टाइप वो जो है शूट मोड का, सारे पिंस को हाई कर लें, ठीक है, तो ये वाले पिंस जब ये हाई हो जाएंगे, ये दो और ये दो, तो यह यहाँ से इस तरह करंट आएगा, ठीक है। और अगर आप पिन ग्रीन, और अगर आप इस पिंस को हाई कर दें, ये दूसरी साइड पर, राइट साइड पर, ठीक है, राइट साइड पर भी पिंस को हाई कर लें, तो अगेन यहाँ से करंट इस तरह आएगा। तो ये दोनों, ये भी शूट थ्रू मोड है, तो ये भी अनडिजायरेबल है, ठीक है। तो दोनों
अनडिजायरेबल फॉर्म में होते हैं। सर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा ये शूट थ्रू जो है? नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं होता, इसको इम्पल्स मिलता है। इक्वल नहीं होगा सर जी, अगर चारों हम हाई कर दें, दो इस तरफ और दो इस तरफ, तो ये तो फिर मोटर रोटेट नहीं होगा सर, ये आर्मेचर मोटर जो तो है। रोटेट नहीं होगा, स्टेल पोजीशन में होगा, लेकिन वो जो मैकेनिज्म है ना, ये शूट थ्रू वाला मैकेनिज्म है, यानी आपने सेम साइड्स को कनेक्ट किया हुआ है। फिनोमेना को हम शूट थ्रू कहेंगे। यस सर। यानी ये ब्रेकिंग मोड में ही होगा, या फ्री रन कह सकते हो, ठीक है, ब्रेकिंग मोड में या फ्री रन कह सकते हो। लेकिन ये शूट थ्रू क्या होता है, शूट थ्रू ये होता है, एक मिनट यार, ये क्यों भूल जा रहा है, आप सेम साइड पर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कनेक्ट कर लेते हो, यानी या राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, तो क्या होता है, उसको एक इम्पल्स मिल जाता है, एक साइड से उसको इनर्शिया मिलता है। जबकि नॉर्मल ऑपरेशन इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन के आपने अपोजिट साइड के हाई और लो पोटेंशियल कनेक्ट करना, ताकि करंट इस आर्मेचर के थ्रू पास हो जाए। जब करंट आर्मेचर के थ्रू पास नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो अभी पीछे जो मैंने एच ब्रिज के एग्जांपल आपको बताया ना, ये नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ये सर्किटरी डायग्राम है, ठीक है, आईसीज है, ये मोटर है, ठीक है, बीच में मोटर लगा हुआ है, ये मोटर है, डीसी मोटर है। देखिए ये एक ट्रांजिस्टर है, ये वाला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये वो अपर लेफ्ट है, अपर लेफ्ट वाला ये है, ये अपर राइट है, ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं, अपर राइट इसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट है ये, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इस तरह बॉटम लोअर लेफ्ट है और लोअर राइट, ये वाला है, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट। तो किसको ऑन रखो, किसको ऑन होगे, उस हिसाब से वो ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो ये आपके वो जो अभी पिछले स्लाइड पर हमने बात की वो सारी समराइज हो गई है यहाँ पे टेबल में। ये किसको ऑफ रखोगे, किसको हाई रखोगे, ऑन मींस 1, ऑफ मींस 0। तो जिसको 0। ऑफ ऑन रखोगे, हाँ, उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये ऑन ऑफ रहेगा। अब डीसी मोटर की स्पेसिफिकेशन जब आप मार्केट से खरीदते हो तो आपको एक कैटलॉग मिलता है, ठीक है, बुक्स के। आप जब मोटर खरीदते हो तो उसके लिए आपको कैटलॉग देखना पड़ता है। तो उसमें आपके पास नॉमिनल वोल्टेज होता है। नॉमिनल वोल्टेज इज एक्चुअली द इनपुट वोल्टेज यूज्ड टू एस्टेब्लिश्ड, यू कैन रन, you can also apply higher or lower voltages, but watch out for not exceeding the maximum. Actually ये rated voltage होती है, ठीक है, nominal voltage जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है इस टेबल में, ठीक है। ये वोल्टेज जो होती है ये हर एक टेबल के, यानी आप इस वोल्ट पे इसको रन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसको वोल्टेज पे इस पे चलाने की कोशिश करोगे तो ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि हमेशा लोअर देन रेटेड, ये इसका रेटेड वोल्टेज होता है, ठीक है, रेटेड वोल्टेज से लो रखो, ठीक है, ऑपरेट करो। तो हमें हमेशा इनपुट वोल्टेज जो होना चाहिए वो हमेशा रेटेड वोल्टेज से लो होना चाहिए। अच्छा, जब आप मोटर सेलेक्ट करते हो तो आप कौन कौन से फैक्टर सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। सो व्हाइल नॉमिनल वोल्टेज इज नॉट एब्सोल्यूट डेफिनेशन, ये छोड़े इसको। इफ यू अप्लाई वोल्टेज अबव अ नॉमिनल वोल्टेज, यानी ये रेटेड वोल्टेज की बात कर रहा है, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज दोगे, ठीक है, इफ यू अप्लाई वोल्टेज फॉर फार अबव, बहुत, यू रिस्क ओवर हीटिंग, तो आपका मोटर गर्म होने का खतरा होता है, जलने का खतरा होता है, बिकॉज ऑफ द टू मच करंट, और टू मच करंट जूल हीट रेजिस्टेंस की वजह से, ओमला की वजह से जूल हीटिंग प्रोड्यूस करता है। इफ यू अप्लाई वोल्टेज फार बिलो, अगर वोल्टेज नॉमिनल वोल्टेज से कम रखें तो फिर क्या होता है, फिर हम इंटरनल फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, मोटर के अंदर जो फ्रिक्शन होती है, तो इसलिए हमारे पास वो जो डिजायर्ड टार्क या स्पीड होती है वो अचीव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें एक खास रेंज पे वोल्टेज अप्लाई करनी चाहिए, ना नॉमिनल वोल्टेज से बहुत ज्यादा, ना नॉमिनल वोल्टेज से बहुत ज्यादा कम। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि डीसी मोटर जो है फंक्शन करता है दो प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, एक होता है उसमें टार्क प्रोडक्शन, दूसरा होता है बैक ईएमएफ। ये आप एफएससी में फर्स्ट ईयर में था कि सेकंड ईयर में, मोटर्स का चैप्टर कब है, कौन सा है, लॉरेंट्स फोर्स, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में सर। इलेक्ट्रिकल थर्ड प्लस मैग्नेटिक, ये था ना, इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें,
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ, एक मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ठीक है, तो टार्क प्रोडक्शन किस तरह होती है? करंट कैरिंग कंडक्टर होता है हमारे पास, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ उसमें बन जाता है। ठीक है, इसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ईएमएफ, एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो उस ईएमएफ के रिस्पांस में हमारे पास बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल जनरेट अक्रॉस द मूविंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जनरेट हो, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं, रिवर्स ईएमएफ कहते हैं। तो ये दो फिनोमेना जो है ये मोटर में ऑपरेशनल रोटेशनल की का वजह होती है कि मोटर किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कॉइल है। ये आपको नीचे डायग्राम नजर आ रहा है? हेलो जी सर। आपको ये नजर, ये देखें, इसमें एक करंट आ रहा है इस तरह। ये ओ प्राइम जो है इसके एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ द कॉइल है। अब इसमें चार्जेस इस तरह मूव करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इस कॉइल में। ठीक है, नजर आ रहा है आपको जो मैं ग्रीन वो बना रहा हूँ? करंट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? हेलो, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं यार, ये करंट जो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब ये करंट प्रोड्यूस होता है तो इसमें फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस इसको परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कॉइल को परपेंडिकुलर, यानी राइट हैंड थंब रूल होता है। बी इस डायरेक्शन में होता है, करंट इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, आई, और जेड फोर्स इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, राइट हैंड रूल पढ़ा है? यस सर। सेकंड में होता है। ठीक है, कि अगर आप अपने राइट हैंड के तीनों उंगलियों को इस तरह लेना कि एक थंब को, एक इंडेक्स फिंगर को, एक मिडल फिंगर को, तो एक डायरेक्शन ये आपस में, तीनों आपस में जो है ना 90 डिग्री के उसमें होते हैं। अच्छा, एनीवे, लेट्स सपोज ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है इसका, इस कॉइल का। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। अब इसका जो हाफ है ना, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये आर है, इसको हम आर से डिस्क्रिमिनेट करें, तो अगर टोटल आर होगा दोनों साइड पर, तो कितना हो जाएगा मोमेंट आर्म? 2r हो जाएगा ना मोमेंट आर्म? यस सर। ठीक है, यस सर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सिंगल रॉड इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल बी के बराबर होता है, तो पता है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यस और सर। टार्क किसके बराबर होता है? वो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म के बराबर होता है, ये तो हमें पता है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब मोमेंट आर्म हमारे पास जो है वो 2r के बराबर है, ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर 2r है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर f की वैल्यू इंसर्ट करें तो 2ILBR बनता है हमारे पास, टॉर्क जो कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब ये एक कॉइल का टॉर्क हमने फाइंड किया है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर में वाइंडिंग्स होती है वो बेशुमार होती है, n नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं। तो टोटल कॉइल्स, जो टोटल टॉर्क होगा ऑफ द मोटर, वो होगा n को मल्टीप्लाई करोगे एक सिंगल कॉइल के टॉर्क के फैक्टर से, ठीक है, ILBR के। तो अगर हम इसको सेपरेट ले लें, क्योंकि ये NBLR ये फिक्स्ड होते हैं एक पर्टिकुलर मोटर के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं होते हर एक पर्टिकुलर मोटर में। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉइल ये भी फिक्स्ड होता है, और रेडियस या मोमेंट आर्म का जो ये डिस्टेंस है ये भी फिक्स्ड होता है। तो ये 3-4 चीजें कांस्टेंट होती है, तो ये तो चेंज नहीं होती। तो इनको हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में, उसको कहते हैं टॉर्क कांस्टेंट, KT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोटर का टॉर्क कांस्टेंट उसे कहते हैं। ठीक है, तो ले सकते हैं। तो जब ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है कि टॉर्क ऑफ द मोटर इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द आर्मेचर, इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखें ना, तो ये बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो आई है। ठीक है, करंट जो है, जब करंट चेंज होता है तो टॉर्क चेंज होता है। इसका मतलब ये कि टॉर्क जितना हाई करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसको हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, Tm इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए टॉर्क कांस्टेंट डाल सकते हैं, टॉर्क कांस्टेंट। अच्छा, ये टॉर्क कांस्टेंट आपको कैसे पता चलेगा? ये आप किसी भी मशीन का, मोटर को खरीदते वक्त उसका कैटलॉग देखें तो आपको
टार्क कांस्टेंट उसके कैटलॉग में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास होता है तो टार्क कांस्टेंट। अब हमारे पास डीसी, ये तो डीसी मोटर की जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बता दी। अब दो टाइप्स हैं, जैसे मैंने कहा था कि एक ब्रश टाइप होता है, एक ब्रशलेस होता है। ठीक है, अब फर्क दोनों में क्या है, कम्यूटेशन का होता है। कम्यूटेशन क्या होता है, करंट चेंजिंग मैकेनिज्म, जो करंट कैसे स्विच होता है, इसको हम कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी विल एग्जामिन ब्रश। ब्रश में हम क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट। मैं आपको परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इस ब्रश टाइप में आपको इस मोटर की वर्किंग समझाऊंगा। ठीक है, कि इसमें काम किस तरह होता है। दे आर इनएक्सपेंसिव, वाइडली अवेलेबल, यूटिलाइज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं पिछले, उस पे चलता है। ठीक है, ये वाले हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ब्रश टाइप में ये परमानेंट मैग्नेट वाला डीसी मोटर, बाद में इसको स्टेपर मोटर को समझूंगा। अब पहले हम इसके मैकेनिकल पार्ट्स या टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, पहले मैकेनिकल, इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल पे जाते हैं। इसका एक पार्ट होता है, उसे हम रोटर कहते हैं। रोटर क्या होता है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। जो आपको येलो हाईलाइटेड नजर आ रहा है डायग्राम में, स्कीमेटिक में, इसे ये आर्मेचर है, ये वाला नजर आ रहा है आपको? हेलो, जी सर, आ रहे मुझे। ये जो है ना, ये आर्मेचर, इसको हम कहते हैं रोटर। ठीक है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट जी ऑफ द सर। मोटर। अच्छा, फिर उसके बाद है स्टेटर। स्टेटर जो है ये मैग्नेटिक पार्ट होता है इसका। ठीक है, ये रोटेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। ठीक है, जिसके जिसके सेंटर में ये रोटर आर्मेचर लगा होता है। ठीक है, स्टेटर जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स वगैरह ये प्रोड्यूस करता है इसके अराउंड। अच्छा, तो इट इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। ठीक है, फिर है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन किस तरह होती है, वो कम्यूटेटर करता है। ये देखें, रोटर के साथ एक्स अलाइंड होता है, एक्सेस में ये अलाइंड होता है। कम्यूटेटर क्या है, पार्ट ऑफ द रोटर इन कांटेक्ट विद द ब्रशेस। ये जो साइड पर लगे हुए हैं ना, आपको ये इस तरह इसके परपेंडिकुलर नजर आता है, ये ब्रश है। तो ये ब्रश जो है ये कम्यूटेटर के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये करंट के स्विचिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए कम्यूटेटर, करंट किस तरह होता है। सो मोटर को हम एक्चुएटर कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट जनरेट्स टार्क। अच्छा, कम्यूटेशन क्या होता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो और टू टेक द करंट आउट ऑफ द सर्किट एंड अप्लाई टू डिफरेंट सर्किट। तो कम्यूटेशन यही होती है कि आप करंट को स्विच करने के लिए यूज करते हैं कम्यूटेटर के थ्रू। ठीक है, कम्यूटेशन ये फिनोमेना होता है। कम्यूटेशन क्या, हम एक सर्किट से करंट लेके दूसरे सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, और ये हम कैसे करते हैं, कम्यूटेटर के जरिए करते हैं, जब हम सर्किट स्विचिंग में करंट एक सर्किट से दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये मोटर में कम्यूटेटर ये काम करता है। ठीक है, तो इसका छोटा पार्ट जो होता है वो ब्रशेस होते हैं। ब्रशेस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू विच करंट इज सप्लाइड टू आर्मेचर। ये वो ब्लू आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, ये ब्लू हाईलाइटेड पार्ट, ये एक्चुअली ये ब्रश है। ठीक है, तो ये जो है ये करंट सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, आर्मेचर को यहाँ ये कनेक्शन बनाता है कम्यूटेटर के साथ। कम्यूटेटर आगे रोटर के साथ, और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है रोटेट होता रहता है। अच्छा, ब्रशेस में क्या डिसएडवांटेज है, इसके क्या मसले हैं इसमें, वो ये डीसी मोटर का सबसे कमजोर हिस्सा क्या होता है, ये ब्रश होता है। ठीक है, इसमें ये सबसे वीक पॉइंट है इसके। इसके तीन मसले होते हैं, या तो ये वेयर आउट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम इन ऑपरेशन, यानी खत्म हो जाता है, घिस जाता है, खत्म हो जाता है। या ये एकॉस्टिक नॉइस, यानी नॉइस पोल्यूशन काज करता है। ठीक है, ये साउंड बड़ा प्रोड्यूस करता है, जनरल इलेक्ट्रिकल करता है। तो इसके लिए फिर आप सोल्यूशन इसका ये है कि हम प्रीशियस मेटल से अगर ये करें, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और उसमें करंट तेज नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये मसले होते हैं। इसमें ऑलरेडी नॉइस कम होता है, ये नॉइस रिड्यूस करता है, लेकिन ये है कि इसमें करंट कम जाता है और एक्सपेंसिव होता है। और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज भी लिमिटेशन है, बिकॉज उसमें करंट कम जाता है तो वोल्टेज कम होता है, इस वजह से। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल टर्म्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल, ये जो अभी मैंने टर्म्स बात की ना, ये इसको मैंने स्टेटर कहा, मैकेनिकल वाले इसको स्टेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इसको फील्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द मोटर दैट प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो स्टेटर है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे साइड पे लगे होते हैं ऑल अराउंड ये रोटेटर के। तो हम लोग इसे कहते हैं स्टेटर, जबकि इलेक्ट्रिकल वाले इसको कहते हैं फील्ड सिस्टम। ठीक है, अच्छा, बीच वाले को हम क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। हम कहते हैं यार ये रोटेशनल पार्ट है, मैकेनिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल वाले इसको कहते हैं ये करंट कैरिंग पार्ट है ऑफ द मोटर दैट इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फ्लक्स टू प्रोड्यूस द टार्क।
और ये जो है ये टार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो मोटर के जो कर्व होता है या डायग्राम होता है, वो हम कहते हैं इसका जो पावर हम फाइंड करते हैं किसी भी मोटर का, तो पावर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दो चीजें होती हैं, एक उसका टार्क होता है, उसका आरपीएम होता है, रोटेशनल स्पीड होती है। यू गाइस हैव स्टडीड दिस डायग्राम, आप लोगों ने पहले कभी ये डायग्राम पढ़ा है जो अभी एक सामने है मोटर के टॉपिक में? नो सर, नहीं पढ़ा? नहीं पता। नो सर। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ किससे पढ़ा था? इतिहास सर सर। तो वो तो मोटर पढ़ाते हैं, मोटर का टॉपिक आपने अभी अंडरग्रेड में मोटर बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं सर, मोटर के टॉपिक नहीं पढ़े थे हमने सर, टरबाइन वगैरह पढ़े थे। अच्छा, मोटर मोटर का नहीं पढ़े सर। अच्छा, पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर के दो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टार्क इनटू ओमेगा, याद रखें, मोटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोटर पावर की, अगर आपने मोटर पावरफुल लेना है तो आपने दो फैक्टर्स को काउंट करना है, टार्क को भी और रोटेशनल को। ये रोटेशनल स्पीड होती है आरपीएम, और ये टार्क है, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। सो क्या होता है, अच्छा हमारे पास सिनेरियो क्या हो सकता है, टार्क को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं इसके डायग्राम में, ठीक है, और रोटेशन स्पीड को ओमेगा। अगर हमारे पास लोड बिल्कुल ना हो, लोड बिल्कुल ना हो, तो रोटेशनल स्पीड बिल्कुल मैक्सिमम होती है, ठीक है। व्हेन देयर इज नो लोड ऑन मोटर, देन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स होता है। अच्छा, इफ वी हैव मोर लोड देन मोटर कैपेसिटी, यानी मोटर की कैपेसिटी से ज्यादा आप उस पर लोड डाल दें, फिर क्या होता है, हमारे पास फिर टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होता है, ये जो क्या कहते हैं, लेकिन आरपीएम जीरो होता है। तो इसका मतलब है इस फिनोमेना को हम, इस स्टेज को हम कहते हैं स्टालिंग कंडीशन, यानी मशीन खड़ा हो गया एक जगह पे, चल नहीं रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो है ये स्टालिंग पोजीशन पे हमारे पास आरपीएम जीरो होता है, ओमेगा, ठीक है। तो जब रोटेशन नहीं होती तो मोटर बिल्कुल स्टेगनेंट होता है, ठीक है। ये आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर लोड डाला होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टालिंग पोजीशन। और जब हम उस पर कुछ भी लोड ना डालें तो ये फ्री स्टाइल, फ्री रोमिंग करता है, जितनी मैक्सिमम ओमेगा होती है उस तरह। अच्छा, ये दोनों सिनेरियो हम दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते। अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए ना मोटर का, तो ना हम मैक्सिमम स्टाल पे जा सकते, मैक्सिमम टॉर्क पे जा सकते हैं, ना मैक्सिमम आरपीएम पे जा सकते हैं, बल्कि हमें इसके दरमियानी रास्ता चूज करना होगा मोटर का, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया ना कि P इक्वल टू टाउ ओमेगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, जब आपके पास लो पावर है, यही मैंने बताया ना कि लो पावर होगा, नहीं इसका मतलब है कि आपके पास आरपीएम लो हो है, ठीक है, और टार्क ज्यादा है, तो आपके पास लो पावर होगा, तो ये भी अनडिजायरेबल है, ठीक है, ये अनडिजायरेबल है मोटर के फॉर्म में। मोटर को चूज करते हुए आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, कोई भी मोटर मार्केट से खरीदते हुए, कि आप चेक करेंगे इसके ये लोड वगैरह का क्या मसला होता है। अच्छा, ऑप्टिमम, ये इसे कहते हैं ऑप्टिमम या ऑप्टिमाइज्ड मैक्सिमम पावर। मैक्स पावर हमें कब मिलता है मोटर का, जब हमारे पास ये जो रोटेशनल स्पीड होती है ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड होती है, मैक्सिमम लिमिट। और ये जो टॉर्क होता है ये हाफ ऑफ द टाल टॉर्क ऑफ द स्टालेशन की टॉर्क, यानी अगर हम 0.5 टाइम्स ऑफ स्टाल टॉर्क ले लें, टॉर्क स्टाल, ठीक है, इसको 0.5 टाइम्स ओमेगा मैक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जितना मैक्स है, तो हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा, ये ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। तो ये बड़ा ऑप्टिमाइज होता है। इसमें एक्चुअली ये कर्व नहीं है, ये जो आपको ये ग्लाइड लाइन नजर आ रही है, इंक्लाइन लाइन, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टार्क एंड आरपीएम, ठीक है। तो जिस जिस पॉइंट पर जो जो चीज, तो हमें मैक्सिमम यहाँ इस पॉइंट पे मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, आपको नजर आ रहा है जहां पे मैंने मार्क किया है अभी, यस सर। मैक्सिमम पॉइंट ये है हमारा, जिसको मैं अभी ब्लू क्रॉस कर रहा हूं। इस पॉइंट पर जो है हमें हाफ ऑफ द स्टाल स्पीड, हाफ ऑफ द मैक्सिमम नो लोड कंडीशन, तो नो लोड कंडीशन और स्टाल कंडीशन का हाफ ऑफ आपने लेना है, ठीक है। नो लोड से नो लोड कहो, नो लोड है और वो स्टाल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड पावर मिलता है किसी भी मोटर का,
ठीक है, थियोरेटिकली। तो हमारे पास ये सिनेरियो भी अनडिजायरेबल है, ये वाला, ये अनडिजायरेबल है, और ये सिनेरियो भी अनडिजायरेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर जो है लो है, पी लो, पी मैक्स, और यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी हमारे पास पी जो है लो है। ठीक है, तो फिर एक्चुअल पावर कर्व इस तरह होती है, ये एक्चुअल पावर कर्व है। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ पर है ना, मैक्सिमम पावर, हेलो, Yes, sir. ये पावर कर्व है, मोटर की पावर कर्व इस तरह होती है। ठीक है, ये जो आपको ये ऑरेंज कलर नजर है, ये मोटर का पावर कर्व है। तो अगर आप देखें इसको हम ड्रॉप करें इस तरह वर्टिकली इस एक्सिस पे, तो किस पॉइंट पर ये आपको मैक्सिमम पावर देता है? जब हमारे पास नो लोड कंडीशन का, नो लोड कंडीशन का Half, sir. हाफ होता है, और इस तरह यहाँ पर स्टाल का हाफ होता है टार्क। ठीक है, 0.5 ऑफ स्टार्क टाल। ठीक है, सो मैक्सिमम पावर इस पॉइंट पे हमें मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखें नो लोड स्पीड ये है, नो लोड स्पीड नजर आ रहा है आपको, ये वाला ओमेगा एन एल नजर आ रहा है। जी सर, आप नजर। ये कैटलॉग में आपको कोई भी मोटर खरीदोगे ना, उसके कैटलॉग में ये देखिए, यहाँ जब परचेज करोगे तो कैलकुलेशन से पहले डिजाइन करते हुए आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ना, आप जब पावर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये चीजें चाहिए होगी, नो लोड स्पीड, स्टाल टार्क, ये नीचे है, ये वाला चौथे नंबर पे, ये टी स्टाल है। ठीक है, टी स्टाल, तो स्टाल टार्क भी आपको मालूम होगा, नो लोड भी मालूम होगा, तो आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। पी मैक्स कितना होगा, ये क्या है पॉइंट, ये टार्क है, टी स्टार है। आप करके मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, देखो डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2 नजर आ रहा है, जी ये सर। भी डिवाइड बाय 2 है, वो भी डिवाइड बाय 2 है, और ये पीछे ये जो है ना, ये यूनिट्स कन्वर्जन है। अच्छा, मिनट पर सेकंड आरपीएम से कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन पर रिवॉल्यूशन से रेडियन पर सेकंड, यानी ये इसको वाट में निकालना है। तो नेक्स्ट आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये 2 पाई रेडियन जो है 2 पाई बाय 60 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ताकि ये आरपीएम से देखें, ये आरपीएम आरपीएम है हर जगह पे, दोनों पे आरपीएम है। यूनिट इनका देखना, यूनिट को आपको कंसिस्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने इसको वाट में लाना है, तो आपने कैलकुलेटेड मैक्सिमम पावर कितना निकाल लिया, ये जो है पी मैक्स है 60.7 निकाल लिया। ठीक है, ये एक मोटर मॉडल है। अच्छा, ये 118875 ये किसी कंपनी का मोटर मॉडल है, यानी उसके बहुत सारे मॉडल मॉडल होंगे, हर मॉडल का अपना डेटा होगा। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, 8752 एक मोटर मॉडल है, तो उसकी डेटा शीट इसे कहते हैं, डेटा शीट। आप जब भी मोटर खरीदोगे, कोई भी घर के लिए भी, इवन आप घर के लिए भी कोई मोटर खरीदो, तो आपको डेटा शीट सेलेक्ट करना होगा, और आपको पहले डिजाइन करना होगा कि आपकी पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, तो लेट्स लेट्स सपोज आपने पावर कैलकुलेट कर दिया ना कि मैक्सिमम पावर इसकी इतनी है इस मोटर की, थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल है। अच्छा, जो अभी सब कुछ हमने किया, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो यूजर ने, जो जो शख्स ये मोटर बेच रहा है, उसने असाइन रेटेड पावर क्या लिखा हुआ है, असाइन रेटेड पावर 20, हमने कैलकुलेट कितना किया था, 60%। हाँ हमने 60 वाट कैलकुलेट किया है, और उसने कितना दिया है। 20। इसका मतलब ये कि ये मैन्युफैक्चर जो है, ये बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसने डाला है, कंजर्वेटिव है सोच में। ठीक है, हमारी एनालिसिस के मुताबिक जब हमने इन दोनों फैक्टर्स को कैलकुलेट किया, तो इसका पावर बनता है ऑपरेटिंग मैक्सिमम 60.7, लेकिन वो कहता है कि आप इसको 20 पावर वाट से ज्यादा ना चलाओ। ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मशीन डिजाइन वगैरह पढ़ी होगी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, हाँ, तो उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी डाली है, अगर ये 60.7 है और उसने रेटेड इतना दिया है, तो 3 टाइम्स उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाला है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अच्छा, हमारा थ्योरेटिकल पावर कितना था,
ये था ना। अब इसने मैक्सिमम पावर कितना बताया है, ये देखो, मैक्सिमम पावर आउट एट नॉमिनल वोल्टेज 58 ये मिली वाट है, ये मिली वाट है। अच्छा, तो अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे वाट में तो ये क्या होगा, 58.4 58.4 वाट। तो हमारे एनालिसिस यूजर जो कैटलॉग में जिसने ये बनाया है उसने खुद भी दिया है कि उसका रेटेड मैक्सिमम आउटपुट ये है। तो देखो हमारी एनालिसिस क्लोज आ गई ना, उसके एनालिसिस के करीब आ गई है, ये उसके थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के करीब है ना हमारी एनालिसिस। तो ठीक है, इसका मतलब कि हमने कैलकुलेशन सही की है, और आप देखें कि उसने भी खुद जो अपनी वैल्यूज दी हुई है वो भी उसके करीब करीब आ रही है, 60 के करीब है, 58.4 है। ठीक है, तो मैक्सिमम और पावर आउटपुट लिस्टेड जो अभी यहाँ पे लिस्टेड है, ये मैन्युफैक्चरर ने खुद भी आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट दिया है, वो बड़े क्लोज एनालिसिस के साथ आ रही है। ठीक है, तो आप खुद चेक कर सकते हो, खुद कैलकुलेट कर सकते हो इन दो फैक्टर्स से, और फिर चेक कर सकते हो कि यूजर ने जो दिया हुआ है उसका पावर कितना है, आपका पावर कितना होगा कैलकुलेटेड, और उसने जो रेटेड दिया हुआ है वो कितना है। एनीवे तो हमें कोई भी मोटर खरीदते वक्त किन फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए, तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, टॉर्क लिमिट, करंट लिमिट, रोटेशनल स्पीड। क्यों? P इज इक्वल टू टी ओमेगा टार्क, रोटेशनल स्पीड, और आई। आपको पता है कि टार्क इज इक्वल टू ऑफ द मोटर इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ द आर्मेचर, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, सही है, ठीक है ठीक है। सर। इन यस तीनों सर। चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो बस ये तो आपने किस किस फैक्टर्स को ख्याल किया, ये सेफ्टी है, ठीक है, खराब ना हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लॉसेस, वाइंडिंग, एडी करंट, फिक्सिंग वगैरह वगैरह, ये चीजें स्किप करता हूँ। अच्छा, ब्रशेस, अब ये ब्रश हमने पढ़ लिया, ठीक है, ब्रश टाइप में हमने पढ़ लिया ये डीसी मोटर्स। अब ब्रश लिस्ट पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टेपर मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो परमानेंट मैग्नेट रोटर्स, ठीक है, यूजुअली on the outer case and three phase coil excitation on the stator। इसमें तीन, यह देखें यहाँ पे तीन ये लगे हुए हैं, यानी थ्री फेजेस अटैच हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। बीच में परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल आपको नजर आ रहा होगा, परमानेंट मैग्नेट है लगा हुआ। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट रोटर है, ये रोटर है सेंटर में, और ये साइड पर स्टेटर है, और स्टेटर को तीन साइड से अलग अलग करंट कनेक्शन स्विचेस हैं। ठीक है, जो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होते हैं, कभी हम एक को कनेक्ट करते हैं तो दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं, कभी हम दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो तीसरे को, तो इसको स्टेटर कहा जाता है, और रोटर है। अच्छा, यूज रोटर एंगुलर पोजीशन फीडबैक टू इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेट द कॉइल फेस करंट। ठीक है, तो हम ये एंगुलर पोजीशन को देखते हुए हम करंट, ये कम्यूटेशन यहाँ पर होती है, देखो, कभी एक ये स्विच कनेक्ट होगा तो इसको करंट आएगा, तो एक यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इस तरह करंट जाएगी इसको, तो कभी दूसरी को हो जाएगी तो दूसरा ये इसको करंट देगा, और ये तीसरा होगा जो थ्री फेज है, थर्ड फेज, ये इसको देगा। तो तीनों कॉइल जो है मुख्तलिफ पोजीशन के हिसाब से जब पोजीशन चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली करंट इंडक्शन होती है, कम्यूटेशन होती है। तो कभी एक सर्किट ऑन होगा, दो ऑफ होंगे, कभी दूसरा ऑन होगा तो दो दूसरे होंगे। तो देखिए ये आउट ऑफ फेज होते हैं एक खास एंगल से। देखें, जब ये हाई है यहाँ पर और ये यहाँ पे लो हो रहा है, तो तब यहाँ दूसरा, ये दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट ये लो है, और तब उसके बाद हाई जा रहा है। ठीक है, इस तरह तीसरा शुरू में थोड़ा सा हाई है फिर लो है, तो ये आउट ऑफ फेज है, तीनों तीनों में फेज शिफ्ट है वोल्टेज का। ठीक है, तो ब्रशलेस मोटर डीसी का ये एक ऑप्टिकल इमेज है, आपको नजर आ रहा है सामने। ये देखें, ये सेंट्रल पार्ट है, कॉइल है, बेयरिंग है, बेयरिंग के अंदर वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, ये स्टेटर स्टेक है। ठीक है, और इसमें टीथ होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक पोलैरिटी है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, और ये बीच में एक शाफ्ट है। ठीक है, मैग्नेट्स साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पोलैरिटी कास्ट करते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल इमेज है फॉर टिपिकल ब्रशलेस डीसी मोटर का। ब्रशलेस इसमें क्यों? क्योंकि इसमें वो ब्रश नहीं होता है ना, वो ब्रश आपको पता है ना, ब्रश मैंने आपको बताया था, ये ब्रश है, देखो ये ब्रश है, ये चीज इसमें नहीं होती उसमें। ठीक है, ये जो साइड पर ये कम्यूटेशन के साथ लगा होता है, कम्यूटेटर जो काम करता है, यहाँ पे कम्यूटेशन अलग तरीके से होती है ब्रशलेस मोटर में, यहाँ पर ये चीज काम करती है। ठीक है, ये पोजीशन चेंजेस की वजह से कंडक्शन चेंज होती है, जिस वजह से ये
करंट है। अब ब्रशलेस मोटर में हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है स्टेपर मोटर, जिस पे आपने लैब में काम भी किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल ऑप्टिकल इमेज ऑफ अ स्टेपर मोटर। ये एक स्टेपर मोटर का ऑप्टिकल इमेज है। स्टेपर मोटर क्या करता है, ये डिजिटल पल्सेस को, यानी इस तरह हाई लो, इस पल्सेस को डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल मोशन में, ठीक है, रोटेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रोटेशन, टार्क, टार्क कह सकते हो। अच्छा, the output shaft rotates in the distinct angular increments, ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट वाइज रोटेट होता है, यानी पूरा सर्कल जो होता है ना 360 का, ये इस तरह नहीं होता कि घूमता है अचानक, ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह जा रहा होता है। जैसे मैंने आपको प्रोग्रामिंग का एग्जांपल बताया था कि आप 0 से लेकर 255 255 वो लगाते हो, ठीक है। तो 0 से 5 वोल्ट तक वो तो 16 पॉइंट समथिंग था, याद है, 3 मिली वोल्ट तक कितना था पर स्टेप करंट? 19.6 19.6 sir. 19.6। Yes, sir. हाँ, तो बस ये वही चीज है कि आप एक 19.6 लेते हो तो ये एक इंक्रीमेंट करता है, एक एंगुलर इंक्रीमेंट। यानी अगर ये यहाँ पर इनिशियली एक्स एक्सिस के अबाउट मैं इसको अगर करूँ, तो अगर इनिशियली ये यहाँ पे था तो 1 डिग्री, जब ये और रोटेट होता है, इसको इतना करंट मिल जाए तो ये 1 डिग्री यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। फिर जब दूसरा वोल्टेज दूंगा तो 1 और डिग्री मोशन करता है। इस तरह जब मैं इसको 19.6 मिली वोल्ट को लेट से अगर 180 रोटेशन पे ले जाना तो आपको ऑलमोस्ट इतना टाइम में करंट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 180 टाइम्स। तो उतना वोल्टेज जब दोगे तो ऑटोमेटिकली रोटेशन होगी इस तरह, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आप खुद पढ़ लें, ठीक है। ये सिंपल है, पोजीशन कंट्रोलर्स आते हैं, ब्रश नहीं होते, मेंटेनेंस लो होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, ये हीट हो सकता है, स्लोअर हो, और इसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसमें वेरिएबल होल्डिंग टार्क भी होता है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अच्छा, हमारे पास स्टेपर मोटर के 3 टाइप्स हैं। एक है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर है, एक वेरिएबल रिलेक्टेंस होता है, ठीक है। रिलेक्टेंस क्या होता है, किसी को पता है? रिलेक्टेंस बोलते हैं रेजिस्टेंस टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स या फील्ड जो भी कहते हो, ठीक है, उसको हम रिलेक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, रिलेक्टेंस। और हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ PM प्लस VR, बस ये मैं आपको कह सकता हूँ, हाइब्रिड ये होता है, ये इन दो 1+2 है, ये जो 3 है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, तो ये 1+2 से बना होता है। तो सबसे पहले हम 1 आपको पढ़ा देता हूँ। 1 में क्या होता है, आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स आर अटैच्ड टू द रोटर, ठीक है, रोटर में परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं, ये आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है। These magnets are attached to the magnetic poles of the opposite polarity, ठीक है, और ये magnetic poles की opposite polarity के साथ लगे होते हैं। Windings allow magnetic field polarities to be selectively established around the periphery of the state. अच्छा, ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, वर्किंग बता देता हूँ कि इसका वर्किंग किस तरह होता है। ये हमारे पास लेट्स से ये पोलरिटीज हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखें, इनिशियली अभी ये इक्विलिब्रियम फेज में है, ठीक है, ये स्टेशनरी है, ठीक है, इसके एक्सिस, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर के अबाउट एक्सिस एंगल को देखें, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जो ही हम पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं, देखें यहाँ पे ये नॉर्थ है ना और ये साउथ है, तो अगर मैं इसकी पोलरिटी को स्विच करूं, ठीक है, ये हो जाए नॉर्थ और ये हो जाए साउथ, ठीक है। अभी अभी कुछ नहीं हुआ, इनिशियली ये स्टेशनरी था, सिर्फ मैंने पोलरिटी चेंज की। ये हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग की फील्ड जो है ना, ये मैंने रिवर्स कर दी, ठीक है, नो मोशन अभी नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया, क्योंकि प्रीवियसली इक्विलिब्रियम में था, अब ये नॉन इक्विलिब्रियम में चला गया है, जो इक्विलिब्रियम फोर्स था वो खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता रोटेशन शुरू कर देगा, इस तरह टिल्टिंग, इस पोल की तरफ खुद को लाने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो थोड़ा सा मोशन करता है। फिर आप दोबारा दोबारा जब ये नए पोजीशन पे आता है तो देखिए ये इतना रोटेट हो गया है, इतना उसने डिस्प्लेस कर दिया खुद को, ठीक है। तो जस्ट बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी आप जो है इसकी रोटेशन कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइड पे जो पोल्स लगे होते हैं ना, नॉर्थ साउथ पोल, उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ये इस तरह दोबारा इक्विलिब्रियम में लाने की खुद कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये नए इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा और फिर दोबारा स्टेशन का, फिर आपने दोबारा इसको स्विच करना है तो दोबारा यही चीज हो जाएगी, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है, स्विच करोगे,
यानी फिर इसको इन दोनों को स्विच करो, ठीक है, ये नॉर्थ करो, उसको साउथ करो, तो फिर ऑटोमेटिकली ये दोबारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह रोटेशन होती है। स्टेपिंग सीक्वेंस इसका परमानेंट मैग्नेट का इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें टीथ्स नहीं होते, ठीक है। स्टेपर मोटर के रोटर पे कोई देखिए बिल्कुल फ्लैट राउंड सरफेस है, ठीक है। साउथ नॉर्थ साउथ पोल्स एक मैग्नेटिक वो लगे हुए हैं, ठीक है। और हम रेयर अर्थ मेटल्स इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों? रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं ना, रेयर अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेयर अर्थ मेटल्स इसकी रिलक्टेंस कम होती है, लो रिलक्टेंस होती है, ठीक है। देयरफॉर इसमें से मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी, वो इजीली पास हो सकता है अक्रॉस, ठीक है। एंड हेंस द टॉर्क लेवल इंक्रीज हो जाता है आसानी से। तो देखेंगे कि ये जो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड in electromagnetic electric field in electromagnetic electric current passing through a winding force is a magnetomotive force, ठीक है। ये मैग्नेटो फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है, which is analogous to voltage V is equal to IR, यानी इसके बराबर है। ये मैग्नेटो फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वाइंडिंग टर्न्स एंड द करंट, ठीक है। तो ये टर्न्स हैं, ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स, और ये करंट है। तो मैग्नेटो फोर्स किसके बराबर है? ये नंबर ऑफ टर्न्स, और इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर्स टर्न्स, AT इसके यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और रिलक्टेंस के प्रोडक्ट के भी बराबर है, यानी फ्लक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैग्नेटो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इसके भी बराबर है इनटू रिलक्टेंस, ठीक है, विच इज सिमिलर टू V इज इक्वल टू IR। जो मैं जैसे मैंने कहा कि आप इसको कनेक्ट करोगे और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो फोर्स इसमें मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगी, वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस मैंने आपको समझा दिया, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस टू मैग्नेटिक मैग्नेटिक, फील्ड। हाँ, रेजिस्टेंस टू मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स व्हाटएवर, ठीक है। तो ये देखें, ये वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है, एक उसका ऑप्टिकल इमेज है जो कमर्शियली अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या होता है? ये स्टेटर है, ठीक है, ये स्टेटर हो गया और ये रोटर हो गया, ठीक है। इस पे भी टीथ होते हैं, इस पे भी टीथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोलैरिटी होती है, यानी नॉर्थ साउथ। तो आप जिस यहाँ और यहाँ पे भी पोल्स होंगे, ठीक है, इसके जो इनर टीथ पे भी पोल्स होंगे। तो जब आप एक खास पर्टिकुलर पेयर को एक करंट दे देते हैं, ठीक है, इधर इन दोनों करंट देंगे, तो ये खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया था? परमानेंट मैग्नेट रोटर को नॉन मैग्नेटाइज, अच्छा ये नॉन मैग्नेटाइज, सॉरी, लेकिन ये नॉन मैग्नेटाइज टूथ, अच्छा ये नॉन मैग्नेटाइज है। अच्छा, ये रोटर जो है ये नॉन मैग्नेटाइज है, मैं समझ ये मैग्नेटाइज था। अच्छा, तो इसमें रिलेक्टेंस, अच्छा तो इसमें अगर रिलेक्टेंस लो होगी तो नॉर्थ और साउथ पोल जो होगा वो क्या करेगा? करंट पास, इस करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा ना, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो स्पिंडल रोटेट होगा अंदर, ठीक है। कैसे? यानी आप इधर देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो चूंकि ये मटेरियल रेयर अर्थ से बना होता है, रेयर अर्थ मटेरियल से, रेयर अर्थ मेटल से, सो लो रिलक्टेंस होती है इसकी, ठीक है। क्या कहते हैं रिलक्टेंस, इसकी लो रिलक्टेंस होती है। तो देयरफॉर ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड को शो करें कि इसके थ्रू, रोटर के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। यानी ये मटेरियल इतना रेजिस्टेंस नहीं करता फील्ड को, मैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। सो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस मोर इजीली थ्रू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रोटर, ठीक है, देन एयर। देखें, एयर ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, यानी ये इतना लो होता है इसकी रेजिस्टेंस, एयर मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा रेजिस्टेंस देती है बजाय इस मटेरियल की, यानी ये उससे भी ज्यादा कम होता है एयर। देखें, एयर तो हम कहते हैं यार इतना मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं करता, रेजिस्ट नहीं करता,
क्योंकि हम मैग्नेट से मेटल को कैच कर सकते हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट में ना। आप किसी मगनातीस को किसी लोहे के साथ लगा ले हवा के हवा में, तो उसको कैच कर सकता है ना। हम कहते हैं इसमें रेजिस्टेंस कम है मैग्नेटिक फोर्स की, लेकिन ये उससे भी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम होती है एयर से, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो बनाता है रोटर अंदर, तो इस वजह से इसमें अचानक होती है, ठीक है। तो हिंस द रोटर टर्न्स टू अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रोटर होता है ना, ये खुद को घुमाने की कोशिश करता है कि मैं फील्ड के साथ बैलेंस हो जाऊं। तो इस तरह हमारे पास रोटेशन होती है, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो टीथ्स होते हैं ना रोटर के, अगर आपको कहा जाए कि यार कि इसका स्टेप कैलकुलेट करो, स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करो? स्टेप एंगल बीटा बीटा सिंबल से शो होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे? आपने नंबर ऑफ रोटर्स टीथ, जिसको हम आर से शो करते हैं, एन आर, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ जिसको एन एस से शो करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट करने हैं, ये आसान है। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये 6। तो इसमें इस करंट एग्जांपल में हमारे पास स्टेटर की टीथ 6 हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास रोटर की टीथ कितने हैं? 1 4 2 3 4, 4 है। तो हमने अब फार्मूला ये यूज करना है, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। बीटा कैलकुलेट करो, स्टेप एंगल। ये जो मॉडुलस शो करता है, ये नॉन नेगेटिव नंबर को शो करता है। आप यानी इसके अंदर जो भी नंबर इससे से निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो स्टेटर टीथ कितने हैं? 6 माइनस रोटर कितने हैं? 4 डिवाइड बाय स्टेटर मल्टीप्लाइड बाय रोटर मल्टीप्लाइड बाय 360। तो अंदर से क्या आता है? 2, ठीक है। 2 यहां से कटेगा, 2 2 यहां से कट गया 180, और 180 यहां से कट गया 30। तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी 30 ये, डिग्री होती है सर, हाँ 30 आती 30 है ना। डिग्री होती हाँ हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये रोटर रोटेट होगा, उसका स्टेप एंगल ये 30 डिग्री रोटेट होगा। जब ये पूरा रिवोल्यूशन करेगा तो 30 60 90 120 150 इस स्टेप पे जाएगा। अच्छा, इसका मोशन इस तरह होगा, इन डिग्रीज पे जाएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। 240 270 300 330 और 360, ठीक है। तो कितने रोटेशन होंगे टर्न्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब कि ये 12 स्टेप्स में पूरा एक रिवोल्यूशन करता है। समझ आ गई? Yes, sir. वन कंप्लीट रिवोल्यूशन आरपीएम में ये 12 स्टेप में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आपको वेरिएबल स्टेपर मोटर का जो है समझ आई कैसे आप स्टेप एंगल कैलकुलेट करोगे? Yes, sir. जी सर। अच्छा, ये यहाँ पे जो अभी बात मैंने की ना कि स्टेप सीक्वेंस कैसे होता है, ये देखें। पहले हमने इसको एक्साइट किया, इन दो को, ठीक है, इन दोनों को एक्साइट किया। इनिशियली हमारे पास ये जो है ना, ये इंडिकेशन लाइन है, यहाँ रोटेशन बताएगा कि ये रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रोटर इंडिकेशन है, ये जो एरो है रेड कलर की पॉइंटर है, रोटर इंडिकेशन है, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक्साइट कर रहे हैं फर्स्ट में, पहली दफा ये दोनों। तो यहाँ पर से क्या होगा? यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, रिलक्टेंस कम है ना। तो ये क्या करेगा? अब ये इक्विलिब्रियम में था पहले इनिशियली, तो ये क्या होगा? ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इनिशियल था। अब नेक्स्ट इसको एक्साइट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? इसको एक्साइट कर दिया, उसको डी एक्साइट कर दिया, ठीक है। जब इसको एक्साइट कर दिया तो इसका मतलब कि यहाँ पे से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये रोटेशन यहाँ इस तरह काज करता है, ये रोटेट हो जाए। देखो इंडिकेटर क्या होगा? इंडिकेटर इसके साथ अलाइन हो गया, यहाँ पे अलाइन हो गया ना इक्विलिब्रियम से। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था, अब ये डिस्टर्ब हो गया बिकॉज हमने इनिशियल एक्साइटेशन ये थी, ये इनिशियल एक्साइटेशन थी। इनिशियल एक्साइटेशन ये थी और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में जो खड़ा हुआ है अभी, ठीक है। तो हमने इसको एक्साइट कर दिया, इसको, तो हमने इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है।
तो ये पे खुद को रीअलाइन करने की कोशिश करेगा, स्टेप एंगल लेगा। जब ये स्टेप एंगल लेगा, रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो इधर आ जाएगा, इसके साथ अलाइन होगा। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट इसको छोड़ लेते हैं और इसको एक्साइट करते हैं, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगेन ये जो है ना, ये यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में आ गया था पहले, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, फिर ये फर्दर रोटेट होगा। तो पर ये देखें, ये इंडिकेटर देखें, यहां से यानी पहले इस तरह था वो, फिर वो इस तरह हो गया, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हो रहा है, ये रोटेशन हो रही है ना, इंडिकेटर को देखें। तो हम एक्साइटेशन चेंज करते हैं अपोजिट पोल्स की, ठीक है, तो ये नॉन इक्विलिब्रियम से खुद को दोबारा इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करता है, तो इस तरह रोटेशन होती है, स्टेप एंगल लेता है। तो इन दोनों के बीच अगर मैं इसको सेंटर ले लूं, ये एंगल, अगर ये पिछला वाला एग्जांपल ले लूं, तो शायद ये 30 डिग्री रोटेशन करेगा, ठीक है। ओके सर। समझ आ गई, ये रोटेशन एंगल, स्टेप एंगल ये होता है, स्टेप एंगल, यस ये सर। स्टेप एंगल होता है, ठीक है। समझ आ गई, जो पिछले स्लाइड पे भी हमने किया, यानी ये जी एक सर। एंगल रोटेशन इतना करेगा एक पॉइंट पे, तो ये 10-12 दफा जब जाएगा तो पूरा एक रिवोल्यूशन करेगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि हाइब्रिड जो है, ये तीसरा टाइप ऑफ स्टेपर मोटर है, विच इज मेड ऑफ वन परमानेंट प्लस वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, तो 1 और 2 से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टी टूथ स्टेटर रोटर होता है, ठीक है। ये स्टेटर है, ये रोटर है, इसमें भी टीथ्स हैं, इसमें भी टीथ्स हैं, ठीक है। द रोटर हैज एक्सियली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट अराउंड इन इट्स नॉन मैग्नेट। देखें, इसमें जो रोटर है ना, ये भी मैग्नेटिक है, बस ये वो मैग्नेटिक फॉर्म वाला, इसका ये वाला हिस्सा जो है ना वन का, ये रोटर है मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में ये हमारे जो था ये नॉन मैग्नेटिक था, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल था रिलेक्टेंस पे, याद है यस सर। रोटर जो था, ठीक यस है। सर। तो बस ये इसमें ये फर्क है। बाकी इसका यही है कि आप यहाँ पर इस इन पोल्स को, अपोजिट पोल को एक्साइट करोगे ना, अगर ये इंडिकेटर है, इनिशियल स्टेबल है, ठीक है, अगर ये इनिशियली, ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, रेड पॉइंटर, ये यस इनिशियली सर। स्टेबल है। जब इस पोलरिटी को रिवर्स करोगे, यानी ये नॉर्थ साउथ है ना, वर्टिकल है, अगर नेक्स्ट साइड ये, अगर ये स्टेप 1 है तो स्टेप 2 में चेक करो, यहाँ पर वो वाला एक्साइटेशन खत्म हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्साइटेशन नॉर्थ साउथ की हो गई, तो ये डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम, तो ये क्या करेगा, ये रोटेशन करेगा, ऊपर से नीचे पे आ गया, ठीक है। इस तरह आप दोबारा वापस ले जाओ साउथ नॉर्थ, फिर रिवर्स करोगे, पोलरिटी आपने फिर रिवर्स कर दिया, तो फिर ये दोबारा डी एक्साइट हो गया, तो ये देखेंगे फिर रोटेट होगा, तो आखिर में देखिए दोबारा नए इक्विलिब्रियम पे, फिर दोबारा तीसरे चौथे पोजीशन पे दोबारा पोलरिटी चेंज करो, तो ये इस तरह यहाँ से कंप्लीट इसने 45 डिग्री टर्न ले लिया, ठीक है। ऊपर प्योर हॉरिजॉन्टल से ये चला गया, प्योर वर्टिकल से ये प्योर हॉरिजॉन्टल पे आ गया। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है और हाई टॉर्क भी होता है, क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ से बना है, इसलिए ये महंगा भी है और ज्यादा एफिशिएंट भी है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल स्टेप साइज 1.8 डिग्री है, समझ आ रही है 1.8 डिग्री, यानी कि अगर आप इसको 360 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 200 स्टेप्स लेता है, स्टेप्स, ठीक है। इतना स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप इसका है 1.8 डिग्री से, यानी 0 से 1.8 डिग्री, फिर 3.6, फिर 5.4, अप टू आखिर में 360 डिग्री पे जाएगा। तो ये टोटल स्टेप्स जो होते हैं ना, ये 200 स्टेप्स हैं, समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब है रजिस्टर्स। आपको रजिस्टर्स का पता है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, मुझे इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी इन स्लाइड्स में जल्दी जल्दी भागूंगा। अच्छा, मुझे बताएं रजिस्टर क्या होते हैं, व्हाट आर रजिस्टर्स? हाँ, मेमोरी एलिमेंट्स। बने होते हैं रजिस्टर्स आर मेमोरी एलिमेंट्स। किस लिए यूज है? स्टोरेज स्टोर डेटा, मेमोरी को जो स्टोर। हाँ। और ये क्या होते हैं? फास्टर देन रैम। रैम। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल का बताया था ना मैंने। यस सर। तो हम इसमें से इजीली डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू डेटा बसेस, ठीक है। डेटा बसेस आपको पता है कि क्या होता है डेटा बसेस? डेटा डेटा कम्युनिकेशन लाइन। Yes, हाँ, sir. डेटा
डेटा कॉम्स लाइंस, Yes, sir. ठीक है। ट्रांसफर तो हम इसे हाँ हाँ इससे अगर आपको 100111 अच्छा पास होता है, हाँ हाँ अगर आपको कहा जाए कि 8 बिट रजिस्टर है तो इसका क्या मतलब है? तो 8 लाइंस होते हैं, 8 डेटा बसेस होते हैं। हाँ नहीं मैं उसकी रजिस्टर की बात करूँ, बस की बात नहीं कर रहा। अगर आपको कहा जाए कि ये 8 बिट रजिस्टर है, इसका मतलब है कि 1 बाइट डेटा स्टोर करता है एक जगह पे, ठीक है। 8 बिट स्टोर करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस सर। ठीक है। 8 बिट रजिस्टर का मतलब है कि इसकी मेमोरी साइज 1 बाइट होती है, ठीक है। और ये 8 बिट्स को स्टोर कर सकता है आसानी से एट अ टाइम, ठीक है। तो रजिस्टर हम ये वैसे दोबारा या एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आ गया, अदरवाइज मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। रजिस्टर इस तरह यूज होता है। और इसमें है ट्राई स्टेट आउटपुट मैकेनिज्म यूज होता है। जब आप डेटा स्टोर करते हो ना तो इस मैकेनिज्म में यूज होता है कि इनपुट आउटपुट को आप ये देखें, ये लेचेस है, ये वो कौन से लेचेस हैं पता है कौन सा लेच है? D0 D1 D2 कोई बता सकता है? डी लेच किसको शो करता है? वो डिले सर, वो पॉजिटिव है हाँ जी। डी- हाँ ये डिले लेच को शो करता है। डिले लेच का क्या काम होता है? डिले सर लेच जो है सिग्नल को डिले कर देता है। हाँ सिग्नल को डिले करता है, सिग्नल को अल्टर नहीं डिले कर करता। दें। हाँ अल्टर नहीं करता, इसको कहते हैं बफर लेच भी इसको कहा जाता है, बफर लेच। ये मैं इनपुट पढ़ा। आउटपुट के बराबर होता है सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अब आप समझ आए, क्यू इज इक्वल टू डी। जो इनपुट आप दोगे डी में वो क्यू के बराबर होता है, आउटपुट उसके बराबर होता है। अच्छा डेटा बस, अच्छा एक डेटा किस तरह ट्रांसफर होता है बिटवीन टू रजिस्टर्स, यानी एक रजिस्टर ए है और एक रजिस्टर बी है, बीच में कम्युनिकेशन डेटा बस लगा हुआ है। आपको नजर आ रहा है ऊपर एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो मैं यस चाहता हूँ सर। कि मैं चाहता हूँ कि मैं रजिस्टर ए से इस तार के जरिए रजिस्टर बी में वैल्यू ले जाके स्टोर करूं। तो ये कैसे, ये प्रोसेस कैसे होगा? तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम और स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता है कि रजिस्टर क्या होता है, बस क्या होता है, वो मैंने इसमें नहीं जाता। तो 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? स्टेप 1 में क्या होता है? क्लॉक है, हमारे पास क्लॉक होता है। याद है मैंने आपको क्लॉक डायग्राम बताया था? याद है हमने वो डायग्राम ड्रा किए थे, जे यस सर। के और फिर आउटपुट क्यू यस था, सर याद फ्लिप है? फ्लॉप। ऐसे याद है? ये जी वही सर। ड्रामा है, ठीक है। ये जो ड्रामा हमने किया था ना, ये वही ड्रामा है अभी, ठीक है। ये वही है, बस यहाँ पर कंसिडर कर लो कि ये ए जे है और ये बी जो है ये के है, ठीक है। तो किस तरह ट्रांसफर होता है अब देखें। फर्स्ट क्लॉस प्लस फर्स्ट क्लॉक टिक, जब पहला क्लॉक टिक होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। टिक ये फर्स्ट क्लॉक टिक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्लॉक टिक है। फिर ये मैं जरा थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश भी करूँ ताकि आपको और भी क्लियर समझ आए। दूसरा क्लॉक टिक कहाँ पर है? यहाँ से यहाँ तक। और तीसरा क्लॉक टिक कहाँ पर है? ग्रीन। समझ आ रही है कहाँ पर है? यस सर। ठीक है। और आखिर में चौथा है, ठीक है। सो हर क्लॉक टिक पे एक प्रोसेस हो रहा होता है बिहाइंड द सीन। क्या क्या हो रहा है अब देखो। फर्स्ट क्लॉक टिक में क्या होता है? आउटपुट इनेबल हो जाता है ऑन ए पे क्या है? इस ए का आउटपुट इनेबल हो जाता है, ओ ई पिन। याद है आपको? आपको मैंने बताया था ना कि आप माइक्रो प्रोसेसर के पिन्स चेक करें। हेलो, असाइनमेंट नंबर 1 याद है आपको? उसमें पिन डिस्क्रिप्शन थी। आउटपुट यस। को यस सर। हम इससे आउटपुट लेना चाहते हैं तो इस पिन को, ये रजिस्टर ए के आउटपुट को इनेबल करेंगे ना, ठीक है। हेलो, ठीक है। आफ्टर यस सेटअप सर। टाइम, ओके। तो आफ्टर सेटअप टाइम ये जो फर्स्ट क्लॉक होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इधर देखें हमारे पास जो ही ये फर्स्ट क्लॉक मीटर होता है, ये देखिए ये हाई हो गया है, ये आउटपुट इनेबल हो गया है रजिस्टर ए का। नजर आ रहा है आपको? मुझे ऐसे ही ब्लू में करना चाहिए ताकि उसके साथ ही क्लॉक के साइकिल के साथ ही इसकी समझ आ जाए आपको। पेन क्या है? पेन इरेजर इरेजर इरेजर। फर्स्ट क्लॉक ब्लू था, मैंने दिया है ब्लू, तो मैं ब्लू ले लेता हूँ। पेन पेन ब्लू। फर्स्ट क्लॉक में क्या हो जाता है हमारे पास? ये इनेबल हाई हो गया है, लो से 1 पे चला गया है, तो ये इनेबल हाई हो गया है रजिस्टर ए का। तो देखिए हमारे पास डेटा रेडी रेडी है आउटपुट पे जाने के लिए। अब बाकी नहीं है, मुझे यहाँ से यहाँ तक बस चाहिए। बाकी बेशक ये हाई रहे या लो रहे, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये इनेबल्ड है। अच्छा नेक्स्ट देखें फिर क्या होता है। सेकंड क्लॉक टिक पे क्या होता है?
सेकंड क्लॉक टिक एजर्ट इनपुट इनेबल लोड ऑन रजिस्टर बी। आप देखें इस क्लॉक टिक पे देखें, नीचे जाएं रेड पे, मैं रेड कर देता हूं इसको। तो देखें ये रजिस्टर बी, ये दूसरा रजिस्टर है, ये इस पे लोडिंग इनेबल हो जाता है, ठीक है। यानी ये लो होता है, लो होता है, जो ही सेकंड क्लॉक आ जाता है तो ये अचानक हाई हो जाएगा। तो ये रीड करने के लिए, ये जो है ना फर्स्ट क्लॉक पे, ये राइट करने के लिए हाई हो जाता है और ये रीड करने के लिए हाई हो जाता है, ठीक है। वो उसको भेजने की कोशिश करता है और ये रीड करने के लिए हाई हो जाता है, ठीक है, जहां पे सेकंड क्लॉक टिक पे। अच्छा, थर्ड क्लॉक टिक पे क्या होता है, ग्रीन थर्ड क्लॉक टिक, थर्ड क्लॉक थर्ड क्लॉक टिक पे हमारे पास होता है टेक ओ ई फ्रॉम ए, ठीक है, आउटपुट इनेबल। इस पे जो है ना ये ए, ये लो पे चला जाता है, लेकिन नजर आ रहा है नीचे चला गया। थर्ड क्लॉक टिक पे आउटपुट इनेबल ऑफ ए, आउटपुट ये आप देना इसने बंद कर दिया ए ने। समझ आ रही है डायग्राम से? जब ये हाई, यस सर। ये आउटपुट इनेबल रजिस्टर ए का लो हो गया ना बजाय हाई के। और दूसरा क्या है, इनपुट इनेबल ऑफ बी इज आल्सो लो, और ये भी लो चला जाता है, ये भी इनपुट नहीं लेना, इसके बाद नहीं लेता जब थर्ड क्लॉक। इसका मतलब है कि वो देना नहीं चाह रहा और ये मजीद डेटा लेना नहीं चाह रहा। तो देखिए एक साइकिल पे तो डेटा बस में क्या चल रहा होता है, डेटा बस में एक्चुअली बिहाइंड द सीन इंटरमीडिएट स्टेट में इन दोनों के बीच में क्या चल रहा होता है, एक यहां से डेटा ले जा रहा है यहां से, ये इस दौरान और कोई ट्रैफिक नहीं हो रही डेटा बस में, सिर्फ ये रजिस्टर वाला काम चल रहा है इस जोन में, इस दो तीन क्लिक साइकिल में। इसके बाद डेटा बस फिर दोबारा इस प्रोसेस के लिए बंद हो जाता है, फिर और कोई काम चल रहा था, तो डेटा बस में कोई और प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है। तो जो आपको नजर आ रहा है ना, ये अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ये जो पीरियड होता है ना इंटरवल, इस दौरान सिर्फ रीडिंग राइटिंग ऑफ रजिस्टर ए भी चल रहा होता है डेटा बस पे। और जो ही ये देखें, हेलो यस सर, यस सर। हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ये यस जो सर। दो तीन टिक्स होते हैं यस। ना साइकिल के, ये इस पे, इस दौरान ये दो टिक्स होते हैं, ठीक है। इन दो टिक्स पे, इस पे हमारे पास ये डेटा बस, इस पे यही प्रोसेस चल रहा होता है। इसके बाद देखें, इसके बाद ये जो डैश डैश नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अब ये लाइन इस प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं है मजीद, या इस साइकिल से पहले ये लाइन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। क्योंकि डेटा बस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स और प्रोसेस बिहाइंड साइड साइमल्टेनियस चल रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ डेटा चल रहा होता है, मुख्तलिफ ट्रैफिक हो रही होती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर। आप लोग को समझ आएगी कैसे रजिस्टर ए से रजिस्टर बी में डेटा जाती है मुख्तलिफ क्लॉक टिक्स पे। पहले क्लॉक टिक पे रजिस्टर ए इनेबल हो जाता है अपना सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है, कि और बस पे रेडी हो जाता है, देखें जिस तरह ये था, ठीक है, बस पे इस तरह रेडी हो जाता है। फिर दूसरे पे प्लास्टिक पे हमारे पास जो इनपुट रजिस्टर बी है वो डेटा लेना शुरू कर देता है, वो भी रेडी हो जाता है, तो ठीक है, ये भी इनेबल हो जाता है दूसरे साइकिल के नीचे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रेडी हो जाता है। फर्स्ट साइकिल में हमारे पास ये वाला इनेबल होता है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तस्वीर को मैंने वैसे बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया लाइंस ड्रा कर करके, ठीक है, बट एनीवे आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट हाउ डेटा इज ट्रांसफरिंग ऑन द बस बिटवीन टू रजिस्टर्स, यस सर। ठीक है। इसी तरह ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल था। तो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ना, हार्ड ड्राइव से रैम तक, रैम से हार्ड ड्राइव तक, सीडी से हार्ड ड्राइव तक, यूएसबी से हार्ड ड्राइव से आपके यूएसबी तक, यूएसबी से एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहे होते हैं। आपको अब कम्युनिकेशन का पता लगना चाहिए, ठीक है, कि कैसे 3 स्टेप्स होते हैं उसमें डेटा कम्युनिकेशन में। इस क्लास में मेरे ख्याल में एक ही सर लड़का है, बाकी सो गए क्या? सर हाँ जी, सर पैरेलल और सीरीज कम्युनिकेशन दोनों में ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, बस उसमें सिर्फ ये होता है कि वो नंबर ऑफ लाइंस का फर्क होता है। वो आगे आ रहा है ना, अभी आगे आ रहा है, वही बात जो आप सवाल पूछ रहे हो, ये आगे आ रहा है, ये बात अगले स्लाइड में ये चीज आ रही है, ठीक है। तो ये जानना समझ को पेरिफेरल इंटरफेसिंग क्या होती है? आउटसाइड हार्डवेयर कनेक्शन टू यूएसबी वगैरह। इसे कहते हैं पेरिफेरल इंटरफेसिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या?
कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूएसबी वगैरह। यूएसबी, ठीक है, और हार्ड डिस्क। कोई डीवीडी, कोई एक्सटर्नल ड्राइव, ठीक है, ये सारा कुछ। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो हमारे पास जनरली कैटेगराइज इनटू दो मेथड्स में होते हैं, या सीरियल होती है, जिसने सवाल किया था उसके लिए है, उसका जवाब यहाँ पर है। पैरेलल क्या होते हैं? मल्टीपल बिट्स, ये मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये मैं पूरे लेक्चर इस पे माइक्रो कंट्रोल में बता चुका हूँ। मल्टीपल बिट्स आर सेंट साइमल्टेनियसली अक्रॉस मल्टीपल लाइंस, यानी ये लाइंस होंगी इस तरह बहुत सारी, और सब में बाइनरी फॉर्म में 1 0 1 इस तरह फॉर्म में। तो अगर 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपके पास 8 बिट डेटा लाइन है, इसे कहते हैं 8 बिट डेटा लाइन। आपने अक्सर होगा सीपीयू में देखा होगा कि जो मदरबोर्ड से लाइंस एक पट्टी सी होती है, इस तरह गई होती है, ठीक है, तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन होती है, ठीक है, इसको पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, ये फास्टर होती है, क्यों? बिकॉज आप साइमल्टेनियसली पूरे एक बाइट को लेके जा रहे होते हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट, क्योंकि आपको 8 तारे खरीदनी होती हैं, ठीक है। सीरियल में तो आपके पास एक तार से भी आप काम लगा सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपने बिट बाय बिट ले जाना होगा। अच्छा, और ये स्क्रीन हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। सर स्क्रीन चला कहाँ से मेरा स्क्रीन? यस सर, आपका स्क्रीन बंद हो गया सर। जी अरे सर, भाई, ये नहीं है सर, ये तो हाफ एन आवर हो गई है सर। बस आखिरी 4 स्लाइडें हैं, ठीक है, और वो 5 मिनट का काम है, ठीक है, 4 मिनट 4 स्लाइड्स हैं और 5 मिनट का काम है, और इस पे टाइम ही नहीं लेता, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, इस पे टाइम मैं नहीं ले रहा। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है? आप एक एक बिट को एट ए टाइम लेके जा रहे हो, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है ये टॉपिक, तो इसमें हमें क्यों कम्युनिकेशन लाइन कम चाहिए होती हैं, लेकिन ठीक है टाइम ज्यादा लेती हैं। ये RS-232 केबल का नाम आपने सुना होगा, सुना है? यूएसबी आपके साथ जो होती है, अच्छा, ये जो प्रिंटर के साथ कनेक्ट होता है आपसी, उस वो RS-232 होता है, ठीक है। प्रिंटर जब आपका स्क्रीन नजर नहीं आ रहा सर। यार क्यों नहीं नजर आ रहा है? एंटायर स्क्रीन नजर आ रहा है, आ रहा है सर, नजर आ सही हो गया नजर आ रहा है। ये क्या है? आपको दिखाई दे रहा है? मैसेज मुझे मिल रहा है, ये क्या है? यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, इसका क्या मतलब होता है? पहले का पिन करो फिर अनपिन करो। जी सर, आ रहा है सर। अच्छा, यूएसबी वगैरह हो गए, ठीक है, सेटा ड्राइव्स हो गए, ये सारे के सारे डिवाइसेस जो है ये सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है। अभी आपको RS-232 समझा देता हूँ। RS-232 ये चीज है, कभी देखा है प्रिंटर के साथ? इसको कहते हैं यस सर, यस सर। serial। हाँ, तो अभी तो आप थोड़ी देर में कह रहे थे कि आपने नहीं देखा कहीं पे। नाम नहीं सुना सर, देखा तो है। नाम नहीं सुना था सर, देखा है। अब चलो, मैंने आपको मैकाट्रॉनिक की क्लास में समझा दिया ना, अब ये अप्लाइड चीज है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये भी देख रहे होगे, ये VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट समझ आती है आपको? कौन सी पोर्ट होती है? ये सर वो स्क्रीन LCD वीडियो ग्राफिक। हाँ हाँ, तो देखें, ये है हाई डेंसिटी DB, इस केबल का नाम होता है DB15 या DE15, ठीक है, VGA पोर्ट से कहते हैं, ठीक है। गेमिंग पोर्ट, ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, एक डिवाइस में होगा, दूसरे डिवाइस में RS-40 थ्रू, इस तरह और कौन से डिवाइस होंगे, ये पुराने वाले डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराने जो नए पुराने पहले इजाद हुए तारे थे, आजकल तो बड़ी स्मार्ट वायरें आ रही हैं, ठीक है, ये ज्यादा पिन कम हो गए हैं, ये पुरानी वायर्स हैं। तो ये सारे क्या, ये कम्युनिकेशन लाइंस हैं, ठीक है। तो आपको सीरियल कम्युनिकेशन की समझ आएगी, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है। अच्छा, यूएसबी क्या है? It is external expansion bus for PCs that supports plug and play functionalities, ठीक है। आप CPU को आप USB को एक पोर्ट में घुसा देते हो ना, तो कनेक्ट हो जाता है। जी सर। तो ये इसके लिए एक एक्सटर्नल एक्सपेंशन बसेस आपके CPU में लगे होते हैं, PCs में, ठीक है, जिसमें हम प्लग एंड प्ले, कभी हम ये जो कीबोर्ड होता है ना, इसका तार भी अक्सर ये उसका होता है, क्या कहते हैं, अभी जो USB शेप का होता है ना, माउस कीबोर्ड का, बिल्कुल सर, वो अटैचमेंट जो होती है उसके साथ। हाँ, तो ये एक्सटर्नल एक्सपेंशन पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए लाइंस लगी होती है पीसी में स्पेशल, जिसके जरिए आप ये यूएसबी टाइप ये वायर कनेक्ट करते हो। अच्छा, यूएसबी की हिस्ट्री में आपको बताऊं कि यूएसबी की हिस्ट्री क्या है।
सबसे पहले जो फर्स्ट यूएसबी आई थी उसको कहते हैं यूएसबी 1, फर्स्ट जनरेशन यूएसबी जो थी वो 1995 में आई थी, ठीक है, ये फर्स्ट आई थी पहले। अच्छा, दूसरी यूएसबी 2 जनरेशन उसे कहते हैं। अच्छा, इसमें फर्क क्या है इन जनरेशन में? इसमें रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर फर्क होता है, ठीक है, कि कितना फास्टर डेटा होता है। यूएसबी 1 में कम स्लो स्पीड थी डेटा ट्रांसफर की, यूएसबी 2 में 480 मेगाबाइट पर सेकंड डेटा ट्रांसफर होता था, ठीक है। 2008 से अभी आज से कोई तकरीबन 12-13 साल पहले यूएसबी 3 आई है, ठीक है। अब आई डोंट नो कि आप लोगों को के पास यूएसबी 3 पोर्ट्स है कि नहीं है। मेरे पास अभी जो इस लैपटॉप में आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें यूएसबी 3 पोर्ट्स है, ठीक है। सर तो ये 7th और 8th जनरेशन वाले सर वो उसमें है। यूएसबी दूसरे से बहुत महंगी होती है। अगर हाँ यूएसबी हाँ, तो महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? जरा इसकी स्पीड को चेक करो ना आप, जरा इसमें स्पीड को डेटा ट्रांसफर स्पीड को चेक करो। ये 4.8 गीगाबाइट पर सेकंड है, इतना रैपिड डेटा ट्रांसफर करता है। फिलहाल ये फास्टेस्ट है करंट मार्केट में, फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर। तो इस पोर्ट पे यूएसबी 3 पे जो भी आप यूएसबी लगाओगे या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस करोगे वो बहुत ज्यादा रैपिड रिस्पॉन्स देता है आपको, ठीक है। तो क्योंकि इसका रेट फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट होता है, ठीक है, ये फास्टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, स्लो स्पीड, ये स्पीड के वो रेंज बता चुका है कि लो स्पीड कौन सा रेंज है, फुल स्पीड, हाई स्पीड, और ये कौन सा है, ठीक है। ये यूएसबी की बात कर रहा है, यानी ये जो यूएसबी 2 है ये हाई स्पीड रेंज में आते हैं, और ये यूएसबी 3 जो है ये सुपर स्पीड रेंज में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये यूएसबी की ये हिस्ट्री है। तो यूएसबी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे ना कि यूएसबी 1, 2, 3 में क्या फर्क है, तो आप बताएंगे रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर में इसका फर्क है। एक जो है यूएसबी 1 जो है ये स्लो स्पीड या जो है ना उसकी 1.5, इसकी स्लोएस्ट स्पीड जो है 1.5 मेगाबाइट पर सेकंड होती है, जबकि यूएसबी 2 की जो फुल स्पीड है, सॉरी 1 की फुल स्पीड जो है वो 12 मेगाबाइट पर सेकंड है, ठीक है। और जो हाईएस्ट स्पीड होती है ये यूएसबी 2 में होती है, वो 480 मेगाबाइट पर सेकंड। यूएसबी 1 ये अचीव नहीं कर सकती, और ये जो यूएसबी 3 है ये सुपर स्पीड अचीव कर सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर है सीरियल कम्युनिकेशन में सीरियल सेटा। आपने ये नाम सुना होगा, सीरियल सेटा, सुना है नाम? ना सर। ये क्या चीज होती है? नहीं पता सर। ये ड्राइव्स होते हैं ना, खुदा के बंदे, आपके डिवाइस में जो ड्राइव्स लगे होते हैं ये सेटा ड्राइव्स होते हैं ना, जिसको आप HDD कहते हो, हार्ड डिस्क, या अक्सर आजकल मॉडर्न जो आए हैं वो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, SSD उसे कहते हैं, इसको हार्ड ड्राइव कहते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर 10 times faster than HDD, ठीक है। यानी अगर आप विंडोज इंस्टॉल करें SSD में, विंडोज, और आप कंप्यूटर को ऑन करें, तो अगर वो 30 टाइम्स, या लेट से सॉरी हार्ड डिस्क में करें, अगर आप हार्ड डिस्क में विंडो इंस्टॉल कर लें, ठीक है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव में, और अगर वो लेट से 1 मिनट में जाता है, ठीक है, विंडोज लोड करने में, विंडोज लोड और आपको डेस्कटॉप दिखाने में, तो SSD में कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड लगते हैं, 6 से 8 सेकंड लगते हैं, यस ठीक सर। है, इतना फास्ट। ये मेरे पास जो अभी है इसमें SSD लगा है, आपके पास डिवाइस में SSD, तो ये महंगे हो, एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसमें फर्क क्या होता है? इसमें सिर्फ ये लोडिंग, डेटा ट्रांसफर और लोडिंग, ये फर्क होता है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हाई होती है, ठीक है। तो इसमें पहले जनरेशन आए थे, सेटा 150, सेटा 300, सेटा 600। तो फर्क क्या है सब में? फर्क सिर्फ ये लोडिंग स्पीड में होता है, ठीक है, लोडिंग स्पीड में फर्क होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ई सेटा भी होते हैं। ई सेटा पता है क्या होता है? किसी के पास एक्सटर्नल ड्राइव है आप में से जो तार जिसके साथ लगी हो और आप सीपीयू के जी साथ, सर। इसको कहते हैं, हाँ, तो वो ई सेटा डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। एक बिल्ट इन होते हैं जो आपके सीपीयू के अंदर होते हैं, इनसाइड सीपीयू। और ई सेटा क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल ड्राइव्स होते हैं, इसको हम एक्सटर्नल ड्राइव कहते हैं, जो आप यूएसबी के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं, वो पोर्ट, एक्सटर्नल ड्राइव, ठीक है। तो उसको ई साटा भी कहा जाता है, ठीक है, ई साटा, ठीक है। तो इसके साथ ये केबल होता है साथ में, और वो कनेक्टिविटी करता है, तो इसके जरिए आप डेटा ट्रांसफर करते रहते हो, ठीक है।
बाकी जो नॉर्मल सीरियल एटा सेटा है, सीरियल सेटा जिसे कहते हैं, या सीरियल एटा, पूरा साटा उसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अपने पावर कनेक्शंस होते हैं, पिन्स होते हैं अंदर, पूरी बस कम्युनिकेशन, यानी हार्ड ड्राइव को अपना एक डेटा लाइन गई होगी और एक पावर लाइन गई होती है उसको, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चलते रहते हैं। अच्छा, आपने ये नाम तो सुना होगा ना, लोकल एरिया नेटवर्क। यस सर। यस हाँ, सर। तो लोकल एरिया नेटवर्क को लेन का, इसको कहा जाता है लेन। ये क्या होता है, ये भी एक डेटा कम्युनिकेशन चीज है, ठीक है। ईथरनेट का नाम सुना है, ईथरनेट? यस सर, ये इंटरनेट कनेक्शन में हाँ, नेट जब कनेक्शन। कनेक्ट करते हैं तो उस तरह होता है। सही 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 सही। तो ईथरनेट, ये RJ45 केबल हम कनेक्ट कर लेते हैं, आपको पता होगा, ये मोडेम से हम जब तार लगाते हैं ईथरनेट, इस पिन को कहते हैं RJ45 पिन। समझ आ रही है? ये जो ये आपको गोल्ड कोटेड वो नजर आ रहे हैं पिन, 8 पिन नजर आ रहे होते हैं इसमें, यस सर। ये RJ, इसको कहते हैं RJ45 पिन्स, ठीक है। अच्छा, ये ईथरनेट के स्पीड्स मुख्तलिफ हैं, ठीक है। ये 2008 में लेटेस्ट जो आई है ना, लेटेस्ट स्पीड इसकी, शुरू में ये 10 MB पर सेकंड था, फिर इसको इम्प्रूव कर गया 100 MB इस पे, फिर 1 गीगाबाइट पर सेकंड, आजकल ये 10 गीगाबाइट पर सेकंड पे चल ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये जो RJ45 केबल जो है, ये ईथरनेट IEEE 802.3 ये वर्जन है। अच्छा, IEEE सर 802 PTCL तो 8 Mbps पे भी काम नहीं कर रहा। PTCL की बात नहीं कर रहा। और PTCL जो है ये बाइट्स पे काम करता है, मेगा पे भी काम नहीं करता, ये बिट्स पे मेरे ख्याल में काम करता है, बाइट्स पे भी नहीं गया, ठीक है। PTCL इज द वर्ल्ड वर्स्ट पुअरेस्ट सर्विस ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है। इनके केबल सारे खराब होते हैं, लॉसेज होते हैं, लाइन लॉसेज होते हैं। डेटा सेंट इन द पैकेट्स, इसमें जो डेटा जा रहा होता है ना, ये पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है। ये जो इथरनेट में डेटा जो जा रहा था, ये पैकेट्स के फॉर्म में, कितने, अप टू 1 किलोबाइट प्लस, यानी 1 किलोबाइट ऑलमोस्ट, यानी 1024 बाइट्स, ये प्लस की बात करें, यानी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो मिनिमम रेंजेस मैंने बता दिया ना, यानी इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो पैकेट्स में जाता है, ठीक है। अच्छा, सेंडिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप क्या करोगे, पहले चेक करो कि देयर इज नो एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क, ठीक है। आप सेंडिंग सेज दोगे, पैकेट की शक्ल में मैसेज भेज दोगे, व्हाइल सेंडिंग चेक साइमल्टेनियसली फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। आप जब डेटा सेंड करो, ये भी चेक करो कि बीच में कोई और इंटरफेरेंस तो नहीं है। एज लॉन्ग एज इट इज क्लियर, कंटिन्यू टू सेंड पैकेट्स, ठीक है। इफ द इंटरफेरेंस इज डिफेक्टेड, जैम द नेटवर्क इंटेंशनली so that everyone will detect collision, then wait for the random period and try again, ठीक है, ठीक है। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उसने बता दिया कि आपने जब कोई डेटा सेंड करना है तो आप चेक करो कि यार नेट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसमें कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो आप उसको क्लियर करो, ताकि सेंडिंग डेटा का क्या मतलब है, मुझे ये कोई बता सकता है? सेंडिंग डेटा किसको सेंडिंग करना होता है? हमें डेटा नेट के जरिए हम डेटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं? रिसीव भी करते हैं और सेंड करता भी, सेंड भी हाँ करते हाँ हैं। हाँ, सेंड भी करते हैं। तो याद रखें, अक्सर औकात हमारे पास ऐसे होता है ना, जब हम नेट पे 1-2 ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो अक्सर औकात हमारा ये ब्राउजर काम नहीं कर रहा होता, या मैसेंजर नहीं चल रहा होता, हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं वीडियो, वो कॉल काम नहीं कर रहा होता, या कभी कभी ऑनलाइन क्लास में मिसिंग हो। इसका मतलब ये था कि आपके जो लेन पे जो है ना डेटा, वो सिग्नल सेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इंटरफेरेंस आ रही है कोई दूसरे टास्क के साथ उसकी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप वेट कर लेते हैं, तो या तो क्लियरेंस हो जाती है, इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है, तो आपको सिग्नल दोबारा सेंड करना आसान हो जाता है, और फिर आप उसके रिस्पॉन्स में रिसीव भी करते हैं जो आप सेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये उस प्रोटोकॉल की बात कर रहा है कि आप वेट करोगे तो सेंडिंग और की कोलिजन ना हो, इंटरफेरेंस, अदरवाइज आपका नेट हैंग रहेगा हमेशा, आपको कोई भी प्रोसेस ना सेंड कर सकोगे ना रिसीव कर सकोगे। अच्छा, तो लेन की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वेन की, ठीक है, जिसे कहते हैं वायरलेस लेन, ठीक है। डब्ल्यू लेन इसे कहा जाता है, डब्ल्यू लेन, ये भी नाम आपने सुना होगा, यस सर। ठीक है। हाँ, तो जब सबसे पहले डब्ल्यू लेन आया था, वो IEEE ने इन्वेंट किया था 1997 में, और इसकी बैंडविड्थ डेटा क्या था, 1 to 2 MB पर सेकंड रॉ डेटा रेट था, ठीक है। ट्रांसफर रेट ये था 1 to 2 MB पर सेकंड। फिर
1999 में और 2000 के बीच में ये 5.1 से 11 रेंज बैंडविड्थ बढ़ गया इसका, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बैंडविड्थ बढ़ना शुरू हो गया। i333 इन 2003 इसमें 54 MB पर सेकंड पे ले गए, ठीक है, वायरलेस लेन, और 2009 पे ये 40 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है, ले गए हैं ये फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, ब्लूटूथ तो नाम सुना होगा ना? यस सर, बचपन की याद है था। यस सर। अच्छा, ये एक डेनिश किंग के नाम पे था, यानी डेनमार्क के किंग को, एक्चुअली डेनमार्क के पीपल्स को लोग डेनिश बोलते हैं, तो डेनिश किंग था, ठीक है, उसका नाम था ब्लूटूथ, हैरल्ड ब्लूटूथ, ठीक है, तो ब्लूटूथ गॉर्मसन, तो उसके नाम पे ये रखा गया है ये टेक्नोलॉजी का नाम, ठीक है। अच्छा, इस क्या करती हैं, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और ये खास डिस्टेंस पे काम करती है, ठीक है। ये RS-232 को रिप्लेस करने के लिए, अगर हम इसको खत्म करें टू रिप्लेस, तो ये आ गया था, ठीक है, ये जो RS-232 कम्युनिकेशन केबल, अब ये मैंने बताया था ना, वो सीरियल कम्युनिकेशन वाला, इस तार को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, ये ब्लूटूथ इजाद किया था रिप्लेस करने के लिए, कि यार ये हमें क्यों बार बार बस प्रिंटर को हम वायरलेस क्यों नहीं करते, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वायरलेस करेंगे। अच्छा, कनेक्टिंग सीरियल डिवाइस, अच्छा, हम बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं इस के जरिए, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप देखते हैं ना, हम एक मोबाइल के साथ दूसरे मोबाइल के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं उसमें से, चाहे आप कुछ भी फाइल ट्रांसफर करें या रिसीव करें, या मोबाइल से लैपटॉप में करना चाहते हैं तो आप उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, दोनों का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, एक दूसरे को डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर सेंडिंग रिसीविंग करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये 79 बैंड ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज विथ इन रेंज ऑफ इतने मेगाहर्ट्ज, ये इसकी रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लूटूथ जो होता है ना, ये वायरलेस के साथ इंटरफेरेंस का बड़ा मसला होता है, तो आप गौर करेंगे जब आप ब्लूटूथ यूज करते हैं तो अक्सर औकात हम कहते हैं यार ये वायरलेस को ऑफ करो, ये वाईफाई को ऑफ करो, वाईफाई के साथ इसका बड़ा मसला होता है ब्लूटूथ का, सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। यस सर, वो इतना काम नहीं करता सर फिर। हाँ, तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ब्लूटूथ को ऑन करोगे तो आप वाईफाई को ऑफ करोगे, ठीक है, ताकि वायरलेस कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो थी वर्जन ब्लूटूथ 1.2 वर्जन की 1 MB पर सेकंड थी, फिर वर्जन 2 की बन गई 3 MB पर सेकंड, इसकी रेंज क्लास 3 है और 1 to 100, ठीक है, यानी क्लास 3 ये लो क्लास के हैं, ठीक है, ये लो रेंज में काम करते हैं, 1 मीटर की रेंज में काम करते हैं, यानी दोनों डिवाइस आपस में 1 मीटर के रेंज में हो तो काम करते हैं, इसको क्लास 3 रेंज कहते हैं ब्लूटूथ को। और क्लास 1 जो फर्स्ट क्लास होता है उसकी रेंज 100 मीटर तक है, ठीक है, यानी आपका दोनों डिवाइस 100 मीटर अपार्ट हो, ठीक है, एक फोन इधर हो, बीच में 100 मीटर डिस्टेंस हो, दूसरा फोन इधर हो, ठीक है, सेल फोन 1 सेल फोन 2, तो ये क्लास 1 ब्लूटूथ होगा दोनों का, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा क्लास 1। अगर क्लास 3 होगा तो फिर 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्लास थे। जो पुराने फोन थे वो बड़े आसपास लोग रखते थे कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, आजकल थोड़े से डिस्टेंस पे भी हम रख सकते हैं, ये इंप्रूवमेंट इसमें आ गई है रेंज में। फिर है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आपका नाम भी आपने सुना होगा, NFC जिसे बोलते हैं, सुना है ना? यस सर। कहाँ पर सुना है? सर बहुत जगह पर सर, मतलब यार मोबाइल ये में भी और मोबाइल में भी, मैं ये भी कहना चाहता, आप जो ये बार कोड रीड करते हैं, कभी बार कोड रीड किया है? बार कोड, यस सर, QR कोड, जिसे कहते हैं, ये कैसे करते हैं? यहाँ पर सेंसर होता है, QR सेंसर, ठीक है, वो ये सेंसर होता है और ये आपका बारकोड यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई गड़बड़ वाली लाइन होगी इस तरह की, तो इसको ये इसके करीब लाना पड़ता है, इसके बिल्कुल टच कर, ऑलमोस्ट सरफेस के करीब होता है, इसे कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आप बिल्कुल पास जा रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए NFC से कहा जाता है। और ये आपके मोबाइल में भी होता है, आपका मोबाइल जब बार कोड रीड करता है तो आपको NFC ऑन करना होगा, आपने कोई एप्लीकेशन ऑन करनी होगी, ठीक है। सो इट अलाउज वन वे कम्युनिकेशन बिटवीन अ टैग एंड डिवाइस, ठीक है, तो अगर आपने किसी डिवाइस का टैग रीड करना है तो आप NFC यूज करते हो, ठीक है,
टू वे कम्युनिकेशन। टेक्स्ट में भी क्रेडिट कार्ड, देखें आप क्रेडिट कार्ड कीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, कीज यूज कर सकते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं हम जो है ये अक्सर ये कार्ड हमारे हाथ में होता है, चिप जिसमें चिप लगा होता है, और हम किसी उसमें एटीएम मशीन में दे देते हैं, तो वो कैसे उसको रीड करता है? वो एनएफसी टेक्नोलॉजी के जरिए उसको रीड करता है, यस सर। ठीक है। उसमें जो चिप होता है ना, वो एनएफसी टेक्नोलॉजी के जरिए वो मशीन रीड करता है उसको, ठीक है, कि ये आपका कार्ड है, फिर आप उस हिसाब से अपने पैसे निकलवाते हो या अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हो। या इसके अलावा अगर आपने कहीं, आप में से किसी ने ट्रैवलिंग की है, अभी तक कोई जू में गया है कि नहीं? जू में गया है कि कोई कि नहीं? नो सर, अभी सर वो बीआरटी, जब आप जाओगे ना बीआरटी में, तो आपको कार्ड मिलेगा इस तरह, जू कार्ड, उसमें आपने पैसे डाले होंगे, पैसे आप मशीन से डलवाएंगे, तो जब कार्ड मशीन के ऊपर एक स्कैनर होगा, उसके ऊपर आप कार्ड रखेंगे और मशीन में डिस्प्ले पे आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 100 रुपए, ठीक है, 100 का नोट मशीन में घुसा देंगे और कार्ड आपने यहाँ पे रखा होगा, जू कार्ड ऊपर रखा होगा, इसके ऊपर इसके ऊपर रखा होगा लिटरली, ठीक है, तो वो उसमें पैसे लोड कर देगा अमाउंट, ठीक है, तो वो एनएफसी टेक्नोलॉजी के जरिए करता है, ठीक है। तो जब आप अंदर जाओगे बस को रीड करने के, तो आपको एक गेट में से इंटर होने के लिए एक स्कैनर में से अपना कार्ड पास लगाना होगा, ऐसे ऊपर रखना होगा, तो वो उसमें डिटेक्ट कर लेगा, करार काट लेगा और आपको गेट ओपन आप जाना होगा। तो ये एनएफसी टेक्नोलॉजी ये होती है। मेरे ख्याल में आप बहुत सारे एप्लीकेशन आपको एनएफसी टेक्नोलॉजी की बता दी है सर वो सिक्योरिटी डोर के सामने जब आप कार्ड रख देते हैं वो बिल्कुल सिक्योरिटी डोर, तो यही है ना बीआरटी डोर, आप बीआरटी में अंदर घुसोगे तो ये सिक्योरिटी है ना उसकी, ठीक है। सिक्योरिटी डोर्स जो होते हैं ना, सिक्योरिटी डोर्स के भी लॉक होते हैं। मेरे पास था जब मैं कोरिया में पीएचडी कर रहा था, तो मेरे पास एक लैब की जो की थी हमारी, वो सिक्योरिटी डोर थी। हम डायरेक्ट स्कैन कार्ड रखते थे, ऑटोमेटिकली हमारे लिए डोर्स ओपन हो जाते थे, ठीक है। तो इसके कहते हैं आरएफआईडी, कहते हैं आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये जो एनएफसी है ना, ये इस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करती है, आरएफआईडी से कहते हैं, ओके ठीक है। और ये किस तरह होता है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन टू लूप एंटीनास, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन होती है दो एंटीनास के बीच, तो उस तरह वो डेटा कम्युनिकेशन करती है। अच्छा, इसका डिस्टेंस देखो, ये कितना क्लोज रखना पड़ता है, 10 सेंटीमीटर और लेस, ठीक है, यानी इससे ज्यादा ये काम नहीं करती, इसलिए इसको नियर फील्ड कहा जाता है, नियर फील्ड, यानी बहुत ज्यादा गैप नहीं रख सकते कम्युनिकेशन, इतना शॉर्ट रेंज में काम करता है। 10 सेंटीमीटर बहुत ही कम रेंज है, ठीक है। और बाकी इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ रेट्स हैं, ठीक है। तो ये स्लोअर देन ब्लूटूथ है, अंडरस्टूड है, कंज्यूम्स मोर लेस पावर, लेकिन इसमें पावर कम यूज होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एडवांस पेयरिंग, और बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता। दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर। अब आपका कोई सवाल हो इस पे तो आप पूछ सकते हैं। मोटर्स में, ठीक है, एक मिनट में जरा इसको आपका